आज का पाठ है हमारा खाना बदोश। खाना बदोश का अर्थ होता है जो एक जगह टिक कर ना रहते हों और जगह बदलते रहते हैं और उसी अनुसार अपना काम जो कि जीविका है, जिससे कि उनका जीवन चलता है, 2 वक्त का खाने का इंतज़ाम करते हैं, वो उसी के साथ उस जगह के साथ भी बदलते रहते हैं। तो ये एक जगह टिकने वाले लोग नहीं होते, इसलिए इनको खाना बदोश कहा जाता है और इनको अन्य कई नाम से भी जाना जाता है, जिनमें से इन्हें जिप्सी कहते हुए आपने देखा होगा, नट कहते हुए सुना होगा। तो ये सब जो है इन्हीं को कहा जाता है और ये एक जगह टिक कर नहीं रहते हैं। तो यहाँ पर इस पाठ में लेखक ने इनके विषय में ये बताया है कि किस तरीके से खाना बदोश शो का जो जीवन है वो कितना यातनापूर्ण है, या फिर आप कह सकते हैं कि जो मजदूर वर्ग है अगर वो शालीनता से अपने जीवन को जीना चाहता है, मेहनत करके पैसा कमा के अपना जीवन चला रहा है, तो किस तरीके से जो समृद्ध लोग हैं, जो जिनके अंडर में वो काम कर रहे होते हैं, उनकी वजह से उनका जीवन जो है कितना मुश्किल हो जाता है, यातना भरा हो जाता है और वो उनको किस तरीके से पीड़ा पहुंचाते हैं या उन्हें परेशान करते हैं या उनका शोषण करते हैं। तो यही चीज़ जो है, यही चर्चा जो है इस पाठ में लेखक करते हुए नजर आएंगे और साथ में हमको ये बताएंगे कि मजदूर वर्ग का जीवन जो है कितना ज़्यादा परेशानियों से भरा होता है। हालांकि वो मेहनत करके, मजदूरी करके, पैसा कमा के अपने जीवन को शालीनता से जीना चाहते हैं। सुकिया के हाथ की पथी कच्ची ईंटें पकने के लिए भट्ठे में लगाई जा रही थी। पथी मतलब हाथों से पीट पीट कर किसी चीज को एक आकार देना। तो सुकिया के हाथ की जो पथी हुई कच्ची ईंटें हैं, जब ईंटों को बनाया जाता है तो ईंटों को पहले तो सांचे में एक आकार दिया जाता है और पाथ कर कच्ची ईंटें बनाई जाती हैं, उसके बाद उसको भट्टे में लगाई जाती है जिससे ईंटें पकती हैं। तो यहाँ पर सुकिया की बात हो रही कि उसके हाथ की पथी हुई जो कच्ची ईंटें हैं वो पकने के लिए भट्टे में लगाने जा रही हैं। भट्टे के गलियारे में झरोखेदार कच्ची ईंटों की दीवार देखकर सुकिया जो है आत्मिक सुख से भर गया था। आत्मिक सुख से आप कोई काम करते हैं और आपके हिसाब से हो गया है तो आप इंटरनली कितना खुश हैं वो चीज़, तो वो आत्मिक सुख है। तो आप अंदरूनी खुशी जो होती है उसको आत्मिक खुशी कहते हैं, अंदरूनी खुशी को। देखते देखते हजारों ईंटें भट्टे के गलियारे में समा गई थी। ईंटों के बीच खाली जगह में पत्थर का कोयला, लकड़ी, बुरादा, गन्ने की बाली भर दिए गए थे और इतनी सारी ईंटें पाथ कर उन्हें पका देने के बाद जो ईंटों का जो भंडार दिख रहा था, ईंटा देखते ही देखते जो है हजारों ईंटें तैयार हो गई थी और भट्टे के गलियारे में समा गई थी, जिसे देखकर जो है बहुत खुशी हो रही थी। ईंटों के बीच में जो खाली जगह थी, अब जब ईंटें पक रही थी तो ईंटों को जिस तरीके से आपने कई बार देखा होगा घर बनाने के लिए जब भी ईंटें मंगाई जाती है तो किस तरीके से उनको एक ऊपर एक रख के रख दिया जाता है, वैसे ही भट्टे में भी ईंटें पकाकर बनाकर जो है उसको लाइन से लगा दिए जाते हैं, बीच में जगह बच जाती है। अब उस जगह में उन्होंने पत्थर का कोयला, लकड़ी, बुरादा, गन्ने की बाली भर दिए थे। असगर ठेकेदार ने अपनी निगरानी में हर चीज तरतीब से लगवाई थी। असगर ठेकेदार है, ठेकेदार का नाम है असगर। ठेकेदार ने अपनी निगरानी में, वो अपने देखभाल में जो है अपने अंडर में, क्योंकि वो उसके अंडर में काम हो रहा है तो वो अपनी निगरानी में चीज़ें करवा रहा है और बड़ी ही सलीके से करवा रहा है, बड़ी ही तरतीब से लगवाई थी उसने। आग लगाने से पहले भट्टा मालिक मुख्तार सिंह ने एक एक चीज़ का मुआयना किया था, यानी उसकी जांच की थी। जो भट्टे का मालिक है वो कौन है? मुख्तार सिंह। अब मुख्तार सिंह ने जो है एक एक चीज़ का मुआयना किया। आग लगाने से पहले भट्टा मालिक जो है वो उसने पहले हर एक चीज़ का मुआयना किया, भट्टे पर ईंटों की बनावट को लेकर या उनकी गिनती को लेकर या सलीके से लगे होने के, एवरीथिंग जो भी है सब कुछ उसने अच्छा मुआयना किया। मालिक है मुख्तार सिंह, तो उसने अपने हिसाब से सारी चीज़ें देखी। 24 घंटे की ड्यूटी पर मजदूरों को लगाया गया था। 24 आवर्स जो है उनसे काम लिया जा रहा था, जो मोरियों से भट्टे में कोयला, बुरादा आदि डाल रहे थे। भट्टे का सबसे खतरे वाला काम था मोरी पर काम करना।
तो भट्टे पर काम करने में सबसे ज़्यादा खतरनाक कामों में से एक काम है भट्टे का जो सबसे खतरनाक काम है वो है मोरी पर काम करना। थोड़ी सी असावधानी भी मौत का कारण बन सकती थी, यानी थोड़ा सा भी आपके केयरलेस दिखाया, आपने केयरलेस हुए और आपके साथ जो है बड़ा हादसा हो सकता था। तो सबसे ज़्यादा खतरे का काम होता था मोरी पर काम करना। भट्टे की जो चिमनी है धुआं उगलने लगी थी, यह धुआं मीलों दूर से दिखाई पड़ जाता था। आज भी आप देखेंगे कि मीलों के पास से अगर आप निकलें तो कई तरह की स्मेल आती हैं या धुआं उठते हुए दिखते हैं। तो वो भट्टे की जो चिमनी है उससे जब धुआं उगलने लग जाती है या फिर धुआं निकलने लग जाता है तो वो धुआं मीलों दूर तक दिखाई देता है। हरे भरे खेतों के बीच गहरे मटमैले रंग का ये भट्टा एक धब्बे जैसा दिखाई दे रहा था, यानी कि बहुत बड़े स्तर पर खेत ही खेत दिख रहे हैं। चारों तरफ फसल लहलहा रही है, हरियाली है, बीच में आप या अगल बगल आप देखेंगे कि कोई भट्टा है, वो धुआं उगल रहा है, तो वो एक धब्बे की तरह दिख रहा था उस पर। मानो और सुकिया महीना भर पहले ही इस भट्टे पर आए थे। अब कहानी यहाँ से शुरू होती है। जो मेन कैरेक्टर्स हैं यहाँ पर, मानो और सुकिया, इन दोनों ने अभी महीना भर पहले ही ये काम शुरू किया, वो महीना भर पहले ही इस भट्टे पर आए थे। तो यहाँ पर जो कहानी शुरू होती है मानो और सुकिया की, वो यहाँ से शुरू होती है कि वो महीना भर पहले इस भट्टे पर आए थे, उन्होंने यहाँ पर काम करना शुरू किया है। वो एक दिहाड़ी मजदूर बनकर आए थे यहाँ पर। दिहाड़ी मजदूर, जो मजदूर काम कर रहे हैं और उसका हिसाब होता रहता है। हफ्ते भर का काम देखकर असगर ठेकेदार ने सुकिया से कहा था कि सांचा ले लो और ईंट पाथने का काम शुरू कर दो। 1000 ईंट के रेट से अपनी मजदूरी लो। भट्टे पर लगभग 30 मजदूर थे जो वहीं पर काम करते थे। भट्टा मालिक मुख्तार सिंह और असगर ठेकेदार साँझ होते ही शहर लौट जाते थे। शहर से दूर दिन भर की गहमा गहमी के बाद यह भट्टा अंधेरे की गोद में समा जाता था। एक बात ये कि भट्टे का जो मालिक जो है वो मुख्तार सिंह है और ठेकेदार जो है वो असगर है। ठेकेदार अलग है, मालिक अलग है। मालिक जो है ओवरऑल मालिक है और हेड है, और ठेकेदार वो है जो मजदूरों से काम लेने के तरीके का काम कर रहा है, यानी मजदूरों से काम करवा रहा है। जो भी काम है, कितने समय में कितना काम हो जाना है, ये सब चीज़ें जो है मजदूरों की तरफ से हैंडल करने वाला ठेकेदार है। साँझ होते ही, यानी जैसे ही शाम हो जाती है तो मालिक और ठेकेदार जो है वो शहर की तरफ चले जाते हैं और फिर उसके बाद भट्टा जो है अंधेरे की गोद में समा जाता है, यानी भट्टे पे अंधेरा हो जाता है और सभी जो है काम बंद हो जाते हैं। एक कतार में बनी छोटी छोटी झोपड़ियों में टिमटिमाती ढिबरियां भी इस अंधेरे से लड़ नहीं पाती थी। अब एक कतार में छोटी छोटी झोपड़ियां बनी हुई थी जहाँ पे मजदूर वर्ग रहता था। तो एक कतार यानी लाइन, एक लाइन में वो सारी झोपड़ियां बनी हुई थी, उसमें ढिबरियां यानी कि दिया जो है दिया जलाते थे। वो दिया टिमटिमाते जो दिए हैं वो अंधेरे से लड़ नहीं पाते थे। दड़बे नुमा झोपड़ियों में झुककर घुसना पड़ता था, यानी झोपड़ियों का आकार ऐसा हुआ करता था कि उसमें झुककर घुसना पड़ता था, अंदर जाना पड़ता था, झुके झुके ही बाहर आना होता था। भट्टे का काम होते ही औरतें जो है वो चूल्हा चौका संभाल लेती थी। औरतें पहले जाती थी भट्टे पर काम करती थी और भट्टे से काम करने के लौटने के बाद जितनी भी औरतें हैं वो सब आकर घर पे चूल्हा चौका यानी घर का काम, जो किचन में या रसोइयों में जो खाना पकाने की प्रक्रिया है, फिर सफाई की प्रक्रिया है, वो सब देखा करती थी। कहने भर के लिए चूल्हा चौका था। ईंटों को जोड़कर बनाए चूल्हे में जलती लकड़ियों की चिटपिट जैसे मन में पसरी दुश्चिंताओं और तकलीफों की प्रतिध्वनियां थी, जहां सब कुछ अनिश्चित था। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि चूल्हे में लकड़ियां जलाई जाती है, लकड़ियां जलते जलते चिट चिट की आवाज़ करती हैं और उसी तरीके से चिंगारियाँ टूटती फूटती रहती हैं उसमें से। ऐसे ही बताया गया है कि उनके पास इतना इंतज़ाम तो नहीं था, लेकिन उन्हीं ईंटों को जोड़कर उन्होंने चूल्हा बनाया था, उसमें लकड़ियाँ चिटपिट करके जल रही थी। उसी तरीके से जैसे पसरी यानी कि फैली, जैसे हमारे मन में बहुत सारी दुश्चिंताएं होती है। दुश्चिंता मतलब वो चिंताएं जो हमें खा रही होती है, हमें परेशान कर रही होती। चिंता तो वैसे भी, लेकिन दुश यानी कि जो ज़्यादा गलत प्रभाव हम पर डाल रही हों। और तकलीफ़ों की प्रतिध्वनियाँ, और जो हमें तकलीफ़ है, जो हमारी चिंता है, उसकी प्रतिध्वनियाँ हो। कौन सी? ये जो लकड़ी जल रही है और उससे चिटपिट की जो आवाज़ आ रही है, ऐसा लगता है कि ये वही आवाज़ दे रही है जो हमारी चिंताएं और तकलीफ़ दे रही हैं अंदर ही अंदर हमें, जहाँ सब कुछ अनिश्चित था। अनिश्चित, एक तो खाना बदोश की बात हो रही है, जो यहाँ पर दिहाड़ी मजदूर काम कर रहे हैं भट्टे पर, इनका जीवन वैसे ही अनिश्चितता पर चलता है और जीवन में अगर बहुत कुछ समस्याएं होती हैं वो भी जो है वो कुछ
एक निश्चित अपना परिणाम दिखाते कि ये परेशानी इतने समय के लिए है या फिर आगे कोई और समस्या नहीं होगी। तो सब कुछ अनिश्चित सा था। मानो अभी तक इस भट्टे की ज़िंदगी से तालमेल नहीं बैठा पाई थी। मानो, जो कि एक स्त्री का कैरेक्टर है यहाँ पर, वो अब उसकी चर्चा हो रही है कि मानो जो है अभी तक ये जो भट्टे की ज़िंदगी है उसकी, इससे वो तालमेल नहीं बैठा पाई थी, उससे वो सामंजस्य नहीं बैठा पाई थी। तालमेल का मतलब एडजस्टमेंट नहीं कर पाई थी, वो एडजस्ट नहीं कर पाई थी। अभी उसकी एडजस्टमेंट जो है इस भट्टे की ज़िंदगी से नहीं हो पाई थी। बस सुकिया की जिद के सामने वह कमज़ोर पड़ गई थी। सांझ होते ही सारा माहौल भाई भाई करने लगता था। दिन भर के थके हारे मजदूर अपने अपने दड़बों में घुस जाते थे। सांप बिच्छू का डर लगा रहता था। जैसे समूचा जंगल जो है झोपड़ी के दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया। जंगल के पास ही जो है मजदूरों की झोपड़ियां बनी हुई थी। रात होते ही वो अपनी झोपड़ियों में चले जाते थे, लेकिन काफ़ी डर बना रहता था। सांप बिच्छू का डर लगा ही रहता था। ऐसा लगता था कि झोपड़ी के दरवाजे पर ही जो है सारा जंगल आकर बैठ गया हो, इस तरीके का खौफ आता था। ऐसे माहौल में मानव का जी घबराने लगता था। मानव जो है उसका इस माहौल में जी घबरा रहा था, लेकिन करे भी तो क्या करे। ना जाने कितनी बार सुकिया ने कहा था मानव ने, अपने देश की सूखी रोटी भी परदेश के पकवानों से अच्छी होती है। तो ना जाने कितनी बार सुकिया से जो है मानो ने ये बात कही थी। मानो जो है उसने कई बार ये कोशिश की थी सुकिया को समझाने की कि अपने देश में रहकर सूखी रोटी खा लेना ज़्यादा बेहतर है परदेश के पकवानों से। परदेश में जाके पैसे कमाकर, घर परिवार से दूर रहकर, काफ़ी तकलीफ़ों को झेलकर पैसा कमा के अगर आप पकवान खा रहे हैं तो उससे लाख गुना अच्छा है कि आप अपने देश में रहो और सूखी रोटी खाकर सुकून की ज़िंदगी जियो। ये बात कई बार सुकिया को मानो ने समझाई, पर सुकिया ने ये बात नहीं समझी। ऐसे माहौल में ये जो भट्टे की ज़िंदगी थी, मानो इससे तालमेल नहीं बैठा पा रही थी। उसका जी घबराता था। और माहौल तो दिखाई दिया गया कि किस तरीके की झोपड़ियाँ बनी हुई हैं, और वहाँ पर माहौल ऐसा था कि जैसा लग रहा है सारा जंगल जो है झोपड़ी के दरवाजे पर ही आकर खड़ा हो गया। इतना घबराहट जैसा माहौल था। और सुकिया जो है को मानो ने कई बार समझाया कि अपने देश में रहकर सूखी रोटी खाकर सुकून से रह लेते हैं, पर देश के पकवानों से वो कहीं ज़्यादा अच्छी होती है। पर सुकिया के मन में एक बात बैठ गई थी, नर्क की ज़िंदगी से निकलना है तो कुछ छोड़ना भी पड़ेगा। और सुकिया का ये मानना है कि नर्क की ज़िंदगी से निकलना है, यानी कि बदतर ज़िंदगी से निकलने के लिए हमें कुछ तो एफर्ट्स लेने ही पड़ेंगे, या कुछ तो छोड़ना ही पड़ेगा, त्याग तो करना ही पड़ेगा, मेहनत तो करना ही पड़ेगा, या फिर संघर्ष तो करना भी पड़ेगा। मानो की हर बात का एक ही जवाब था उसके पास। बड़े बूढ़े कहा करे हैं कि आदमी की औकात घर से बाहर कदम रखने ही पे ही पता चले है। घर में तो चूहा भी सूरमा बना रहे। कांधे पर यो लंबा लठ धर के चलने वाले चौधरी शहर में सरकारी अफसरों के आगे सीधे खड़े ना हो सके हैं। बुढ़ी बकरियों की तरह मिमियाए हैं और गांव में किसी गरीब को आदमी भी ना समझे हैं। और इस तरीके से जब मानो ने सुकिया को कई बार समझाया कि अपने देश में ही रहना बेहतर है, यानी अपने देश का मतलब ये है कि अपनी जगह पर जो आपका नेटिव प्लेस है, नेटिव प्लेस को यहाँ पर अपना देश कहा जा रहा है आम भाषा में। तो लेकिन सुकिया के पास इन सारी बातों का एक ही जवाब होता था। वो कहता था कि नर्क की ज़िंदगी से बाहर निकलना है तो फिर ये सब कुछ तो करना पड़ेगा, संघर्ष करना ही पड़ेगा। फिर मानो कि इन सारी बातों का एक जवाब देकर वो उसको याद आता है कि उसके पास बड़े बूढ़े जो हैं, यानी बुजुर्ग जो हैं उनके आसपास, वो ये कहते हैं कि आदमी की जो औकात होती है वो घर से बाहर जब वो कदम रखता है ना, तभी उसे पता लगता है। घर में जो चूहा होता है वो भी सूरमा बना रहे, यानी कि घर में जो चूहा होता है वो भी शेर बना हुआ घूमता है। कांधे पर यूं लंबा सा लठ धर के चलते हैं, और चौधरी जो शहर में सरकारी अफसरों के आगे भी सीधे खड़े नहीं हो सके। यानी गांव में रहने वाला चौधरी जो सर अपने कंधे पर लठ रख के और चौधरी बना घूमता है, वो चौधरी भी शहर में जाकर अफसरों के सामने, सरकारी अफसरों के सामने सीधे खड़ा नहीं हो पाता है, वहाँ उसको झुकना ही पड़ता है। बूढ़ी बकरियों की तरह मिमियाता है, और उन्हीं बूढ़ी बकरियों की तरह वो मिमियाता है शहर जाकर, जो गांव में रहकर अकड़ते रहते हैं, और गांव में किसी गरीब को तो आदमी भी नहीं समझते हैं। और जहां शहर में उनकी इतनी सी ही सिर्फ ये हैसियत रह जाती है
कि वो सरकारी अफसरों के आगे सिर्फ झुके हुए खड़े रह जाते हैं और बकरियों की तरह मिमियाते हैं। बकरियों की तरह मिमियाने का मतलब यहाँ पर ये है कि वो कुछ बोल नहीं पाते, उनमें इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता है या उनमें इतनी हिम्मत नहीं होती है कि वो उनकी बराबरी में खड़े होकर उनके बराबर की बातें कर सके या काम कर सके। ये सारे के सारे जो हैं साहब सिर्फ अपने ही गांव में बने घूमते रहते हैं और यहाँ पे तो ये किसी गरीब को आदमी भी नहीं समझते। आदमी मतलब उससे बिल्कुल भी इंसानियत नहीं दिखाते हैं। सुकिया की इन बातों से मानो जो है वो कमजोर पड़ जाती थी। जब सुकिया ऐसी बातें करता कि बड़े बुजुर्ग जो है वहाँ के इस तरीके से जो है ह्यूमिलिएट करते हैं, उनको कमतर साबित करने की कोशिश करते हैं, तो सुकिया के मन में आता है कि उसे बाहर निकलना है, इस नर्क की ज़िंदगी से बाहर निकल के कुछ कमाएगा और अपनी ज़िंदगी को और बेहतर बनाएगा। और जब सुकिया ऐसी बातें करता तो मानो जो उसके आगे कमज़ोर पड़ जाती थी, उसके दांव पेच उसके कमज़ोर पड़ जाते थे। इसलिए गाँव देहात छोड़कर वे दोनों एक दिन असगर ठेकेदार के साथ इस भट्टे पर आ गए और इन्हीं बातों की वजह से वो अपने गाँव देहात को छोड़कर एक दिन चले आए और फिर यहाँ असगर ठेकेदार के साथ उन्होंने इस भट्टे पर काम करना शुरू कर दिया। तो ये है सुकिया और मानो, जिनके विषय में अभी तक ये पता लगा है कि गांव की ज़िंदगी, देहात की ज़िंदगी कैसी होती है, जिससे सुकिया जो है इसने ठान लिया है कि वो यहाँ इस नर्क की ज़िंदगी से निकलेगा और बाहर निकल के वो कुछ पैसे कमा के अपने जीवन को थोड़ा सही रास्ते पर लेकर चलेगा। मानो का वहीं पर मानना यह है कि अपने देश में रहकर सूखी रोटी खा लो और सुकून से रह लो, बजाय कि परदेश में जाकर तरह तरह की समस्याओं का सामना करके और पैसा कमा के उसके पकवान खाने के। तो ये दोनों जब गांव छोड़कर आ जाते हैं, यहाँ असगर ठेकेदार के साथ इस भट्टे पर काम करते हैं, जिसकी शुरू में चर्चा हुई है। असगर ठेकेदार है और साथ ही मालिक की भी चर्चा हुई है। शाम होते ही वो दोनों शहर को निकल जाते हैं। उसके बाद सारे भट्टे पर फिर सुबह होने से ही काम शुरू हो जाता है। पहले ही महीने में सुकिया ने कुछ रुपए बचा लिए थे। अब सुकिया जो है वो 1 महीना ही हुआ है या 1 महीने भर की ही बात है काम करते हुए, उसने कुछ रुपए बचा लिए थे। कई कई बार गिनकर तसल्ली कर ली थी उसने। धोती की गांठ में बांधकर अंटी में खोस लिए थे, यानी कि धोती में ही एक उन्होंने पॉकेट टाइप में बनाया होता है जिसमें वो पैसे या ज़रूरी चीज़ें रखते हैं, तो उसे अंटी कहते हैं। तो आप इसे पॉकेट ही समझ लीजिए कि वो पॉकेट्स बनाकर रखते हैं अपने उस धोती में गांठ बनाकर, तो उसमें उसने खोस लिए, यानी कि उसमें रख लिए। तो महीने भर की कमाई में उसने जो पैसे बचाए थे किसी तरीके से सुकिया ने, उसको उसने अपनी धोती की गांठ में बांध के रख लिए। रुपए देखकर मानो भी खुश हो गई थी। उसे लगने लगा था कि वह अपनी ज़िंदगी के ढर्रे को बदल लेगा। सुकिया और मानो दोनों ने कुछ पैसे बचा लिए थे यहाँ महीने भर काम करके। कहाँ पर? भट्टे पर। अब उन्हीं पैसों को देखकर वो इतने खुश हो गए थे, इतने मासूम थे कि वो इतने खुश हो गए कि उनको ऐसा लगता था कि इतने पैसों में ही वो अपनी ज़िंदगी को ढर्रे पर ले आएंगे। मतलब जिस हिसाब से वो चाहते हैं उस हिसाब से अपनी ज़िंदगी को एक नियम से या फिर अपने हिसाब से जो वो चाहते हैं उसको ध्यान में रखते हुए अपनी ज़िंदगी को खुशी खुशी बिता सकते हैं। सुकिया और मानो की ज़िंदगी एक निश्चित ढर्रे पर चलने लगी थी। दोनों मिलकर पहले तगारी बनाते, फिर मानो तैयार मिट्टी लाकर देती। फिर इस काम में उनकी एक साथ एक तीसरा मजदूर भी आ गया था, नाम था जसदेव। तो सुकिया और मानो मिलकर अब इस तरीके से काम करने लगे। उनका जीवन जो है एक ढर्रे पर अब चलने लगा था। वो पहले तगारी बनाते, यानी मिट्टी को तैयार करते, और उस तैयार हुई मिट्टी को लाकर फिर मानो देती। और इस काम में उनके साथ एक तीसरा मजदूर अब यहाँ पर शामिल हो जाता है, जिसका नाम है जसदेव। छोटी उम्र का लड़का था वो। असगर ठेकेदार ने उसे भी उनके साथ काम पर लगा दिया था। इससे काम में गति आ गई थी, यानी काम और भी तेजी से बढ़ने लग गया था। मानो भी अब फुर्ती से सांचे में ईंट डालने लगी थी। मानो भी जो है अब यहाँ पे इतनी एडजस्ट हो गई थी कि वो फुर्ती से, तेजी से जो है सांचों में ईंटें अब डालने लगी थी, जिससे उनकी दिहाड़ी भी बढ़ गई थी। दिहाड़ी यानी कि मजदूरी भी जो है अब उनकी बढ़ गई थी। कहने का अर्थ है कि धीरे धीरे सभी जो है यहाँ पे एडजस्ट हो रहे थे और उनके साथ एक तीसरा भी जो है काम में शामिल हो गया था, जिसका नाम है जसदेव। इससे काम में फुर्ती भी आई और काम भी और ज़्यादा होने लगा और मानो भी जो है तेजी से सांचों में ईंटें डालने लगी थी। उस रोज मालिक मुख्तार सिंह की जगह उनका बेटा सूबे सिंह भट्टे पर आया था। उस रोज यानी एक दिन की बात है कि जो मालिक है मुख्तार सिंह, उस दिन वो ना आकर उसका बेटा सूबे सिंह भट्टे पर आ गया। मालिक कुछ दिनों के लिए कहीं बाहर चले गए थे। उनकी गैर हाजिरी में यानी ना मौजूद, उनकी मौजूदगी ना होने पर
सूबे सिंह का रौब-दाब भट्टे का माहौल ही बदल देता था। यानी कि जो भट्टे का मालिक था मुख्तार सिंह, अब वो किसी काम से कहीं बाहर गया था, तो उसकी जगह पर उनका बेटा आ गया जिसका नाम है सूबे सिंह। जब सूबे सिंह भट्टे पर आता तो वहां पर माहौल ही कुछ और हो जाता, रौब दाब वाला, रौब दिखाने वाला, और लोगों को अपने अंडर में काम कर रहे हैं उसके अंडर में, तो उस चीज़ का दबाव और अफेक्ट, प्रभाव जो है सब कुछ दिखता था। पता लगता था कि एक मालिक है जो अपने रौब दिखाकर जो है मजदूरों से काम कराता है। इन दिनों में असगर ठेकेदार भीगी बिल्ली बन जाता था, और जब सूबे सिंह भट्टे पर होता था तो असगर ठेकेदार भी जो है एक भीगी बिल्ली बन जाता था। दफ्तर के बाहर एक अर्दली की ड्यूटी लग जाती थी, जो कुर्सी पर उकड़ू बैठकर दिन भर बीड़ी पीता था, आने जाने वालों पर निगरानी रखता था, उसकी इजाज़त के बगैर कोई अंदर नहीं जा सकता था। और इस तरीके से जब सूबे सिंह होता था तो उसके ऑफिस के सामने जो है एक व्यक्ति की ड्यूटी लग जाती थी, जो दिन भर बैठकर बीड़ी पीता था और आने जाने वालों पर नज़र रखता था, और उसकी इजाज़त के बगैर कोई अंदर भी नहीं जा सकता था। एक रोज़ सूबे सिंह की नज़र किसनी पर पड़ गई। वहीं पर काम करने वाली एक मजदूर है, एक स्त्री मजदूर, उस पर जो है सूबे सिंह की नज़र पड़ जाती है। 3 महीने पहले ही किसनी और महेश भट्टे पर आए थे, और 3 महीने पहले की ही बात है जब किसनी और महेश ये दोनों जो है भट्टे पर ये भी काम के लिए ही आए थे। 5-6 महीने पहले ही दोनों की शादी भी हुई थी। सूबे सिंह ने उसे दफ्तर की सेवा टहल का काम दे दिया। जब सूबे सिंह अपने पिता की गैर मौजूदगी में भट्टे पर आ जाता है काम करने के लिए, जहाँ पर ठेकेदार भी जो है भीगी बिल्ली बन जाता है, उस सूबे सिंह की नज़र एक दिन किसनी पे पड़ जाती है। और किसनी कौन है? किसनी जो कि महेश के साथ 3 महीने पहले ही भट्टे पर काम करने ये दोनों आए थे। तो ये दोनों जब 3 महीने पहले ही काम पर आए थे, अब 5-6 महीने पहले ही इनकी शादी भी हुई थी। सूबे सिंह ने उसे दफ्तर की सेवा टहल का काम दे दिया। किसको? किसनी को उसने सेवा टहल, यानी दफ्तर में जो काम होते हैं उसने उसको भट्टे पर से हटाकर से जो दफ्तर में काम होते हैं सेवा टहल का, इधर उधर कुछ लाने देने का काम जो है उसको वो दे दिया। शुरू में किसी का ध्यान इस और नहीं गया। शुरू की बात है, इस वक्त इस तरफ जो है ज़्यादा लोगों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब रोज ही गारे मिट्टी का काम छोड़कर वे दफ्तर में ही रहने लगी तो मजदूरों में फुसफुसाहटें शुरू हो गई। किसनी जो कि भट्टे पर ही काम करती थी, लेकिन अब वो रोज ही जो है ऑफिस में काम करती हुई दिखने लगी है, भट्टे पर वो दिखती ही नहीं थी। तो मजदूरों ने इस बात को नोटिस किया और फुसफुसाहटें मतलब कि पीछे पीछे बातें शुरू हो गई, वो बातें करने लगे इस विषय पर। तीसरे दिन सुबह जब मजदूर काम शुरू करने के लिए झोपड़ियों से बाहर निकल रहे थे, किसनी हैंडपंप के नीचे खुले में बैठकर साबुन से रगड़ रगड़ कर नहा रही थी। भट्टे पर साबुन किसी के पास नहीं था। साबुन और उससे उठते झाग पर सबकी नजर पड़ गई थी, लेकिन बोला कोई कुछ भी नहीं। सभी की आंखों में शंकाओं के गहरे बादल जो हैं घिराए थे। कानाफूसी हल्के हल्के शुरू हो गई थी, यानी किसनी पर लोगों को शक होने लगा था, गलत चीज़ों को लेकर शक होने लगा। और मजदूरों के पास किसी के पास भी साबुन नहीं हुआ करता था। ये साबुन आना जो है इन सब चीज़ों को मजदूरों को हिंट दे रहा था, और इस तरीके से किसनी का जो व्यवहार है उसे देखकर मजदूरों के मन में शंकाएं आने लगी और वो कानाफूसी करने लगे। महेश गुमसुम सा अलग अलग रहने लगा था। महेश जो कि किसनी का पति है, जिनकी 5-6 महीने पहले शादी हुई थी और 3 महीने पहले ही वो इस भट्टे पर काम करने के लिए आए थे, और किसनी जिसको सूबे सिंह ने अपने ऑफिस में काम दे दिया था। अब उसके व्यवहार में बदलाव से लोग कानाफूसी करने लगे हैं और तरह तरह की बातें भी करने लगे हैं। सांवले रंग की भरे पूरे जिस्म की किसनी का व्यवहार महेश के लिए अब दुखदाई हो रहा था। वह दिन भर दफ्तर में घुसी रहती थी। उसकी खिलखिलाहटें दफ्तर से बाहर तक सुनाई पड़ने लगी थी। महेश ने उसे समझाने की कोशिश भी की थी, लेकिन वह जिस राह पर चल पड़ी थी वहां से लौटना मुश्किल था। तो यहाँ पर एक प्रभाव यहाँ पर यह भी दिखाया गया है कि जो मजदूर होते हैं वहाँ पर उन मजदूर स्त्रियों को किस तरीके से लुभावने वादे करके या बातें करके उनको किसी के भी के जो रिश्ते हैं वो खराब हो जाते हैं। तो एक एक्सप्लॉइटेशन या फिर एक जो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर जो समृद्ध वर्ग है उसके साथ जो एक गलत व्यवहार यहाँ पर इस तरीके से भी शुरू होता है कि स्त्रियों को
तरह तरह की बातें करके बहला फुसला कर उनको गलत राह पर ले जाना। तो इस तरीके से जो महेश है उसको इस बात का बहुत बुरा लग रहा था कि उसकी जो पत्नी है वो किस तरीके से एक गलत राह पर चल पड़ी है। उसने उसको बहुत समझाने की कोशिश भी की, लेकिन वो नहीं समझी। और ऑफिस से आने वाली खिलखिलाहटें जो है वो लोगों की शक को विश्वास में बदल रही थी अब धीरे धीरे। भट्टे की जिंदगी भी अजीब थी। गांव बस्ती का माहौल बन रहा था। झोपड़ी के बाहर जलते चूल्हे और पकते खाने की महक से भट्टे की नीरस जिंदगी में कुछ देर के लिए ही सही ताजगी का एहसास होता था। यानी भट्टे की ज़िंदगी में जो भी बहुत सी समस्याएं होंगी, हर किसी के पास अपनी अपनी समस्याएं थी, लेकिन काम के बाद जब भट्टे पर काम करने के बाद झोपड़ियों के बाहर चूल्हे जलते, उन पे खाना पकता और खाने की महक जो उठती, उससे जो भट्टे की नीरस ज़िंदगी है, यानी कि बेकार सी ज़िंदगी है जिसमें कुछ उत्साह नहीं है, जिसमें कोई खुशी नहीं है, कुछ देर के लिए सही ताजगी का एहसास होता था। ज़्यादातर लोग रोटी के साथ गुड़ खाते थे या फिर लाल मिर्च की चटनी ही खाते थे। दाल सब्जी तो कभी कभार ही बनती थी। तो मजदूर वर्ग है, उनके लिए यही जुहाना जो है बहुत मुश्किल का काम होता था कि 2 वक्त की रोटी जो है बराबर तैयार हो जाए। और कुछ सपने होते थे जिनके लिए उनको पैसे भी बचाने होते थे। तो रोटी के साथ ज़्यादातर या तो गुड़ खाते थे या फिर लाल मिर्च की चटनी खाते थे। और ये दाल सब्जी जो है वो कभी कभार की चीज़ें हुआ करती थी उनके लिए। शाम होते ही हैंडपंप पर भीड़ लग जाती थी। क्यों लग जाती थी? भट्टे पर काम करते हैं, मिट्टी से लथपथ हो जाते थे, हाथ पैर धुलने के लिए, फ्रेश होने के लिए हैंडपंप पे भीड़ लग जाती थी। जिस्म पर चिपकी मिट्टी को जितना उतारने की कोशिश करते हुए और उतना ही भीतर उतर जाती थी। जिस्म की मिट्टी आप देखेंगे कि जब आप भट्टे पर काम कर रहे हैं या फिर आप आमतौर पर मिट्टी से जुड़ा कोई भी काम करेंगे तो शरीर पे मिट्टी लग जाती है। और जब वो ऐसी मिट्टी हो जो शरीर से चिपकने वाली हो, तो जब आप उसे छुड़ाएं तो और भी ज़्यादा चिपकती चली जाती है। इसी के साथ इसका दूसरा अर्थ भी है कि जब आप किसी गलत चीज़ में फंस जाते हैं तो आप उससे जितना निकलने की कोशिश करते हैं वो आपके अंदर और भी शामिल होती हुई दिखाई देती है। नस नस में कच्ची मिट्टी की महक बस गई थी। इस महक से अलग भट्टे का कोई अस्तित्व नहीं था। किसनी और सूबे सिंह की कहानी अब काफ़ी आगे बढ़ चुकी थी। सूबे सिंह, एक बार फिर से यहाँ पे याद दिला दिया जाए, जो कि मुख्तार सिंह जो है, जो भट्टे का मालिक है, उसका बेटा सूबे सिंह है। और किसनी जो कि महेश की पत्नी है, जो यहाँ पर 3-4 महीने पहले ही भट्टे पर काम करने के लिए आए थे। कहानी अब इनकी काफ़ी आगे बढ़ चुकी थी, जिसको भट्टे से निकाल कर सूबे सिंह ने अपने ऑफिस में काम पर लगा लिया था। और उसके साथ ही जो इनकी कहानी है वो कुछ अलग ही रंग ले चुकी थी। अब सूबे सिंह की अर्दली ने महेश को नशे की लत डाल दी थी। जो सूबे सिंह के अर्दली ने महेश को नशे की लत डाल दी थी। जो सूबे सिंह के ऑफिस के सामने निगरानी में रहता था, उसने महेश को नशे की लत डाल दी थी। नशा करके महेश जो है वो झोपड़ी में पड़ा रहता था। किसनी के पास एक ट्रांजिस्टर भी आ गया था। सुबह शाम भट्टे की खामोशी में ट्रांजिस्टर की आवाज़ गूंजने लगी थी। ट्रांजिस्टर पर इतने जोर से बजाती थी कि भट्टे का वातावरण फिल्मी गानों की आवाज़ से गमक उठता था। शांत माहौल में संगीत लहरियों ने खनक पैदा कर दी थी। और इस तरीके से सूबे सिंह के साथ किसनी का जो किस्सा चल रहा था, उसमें उसको एक ट्रांजिस्टर भी मिला था, जो कि झोपड़ी के माहौल को गानों से और उसकी गूंज से भर रहा था। शांत माहौल में संगीत लहरियों ने खनक पैदा कर दी थी। और किसनी का जो पति महेश है, उसको सूबे सिंह के अर्दली ने महेश को नशे में डाल दिया था, जिसकी वजह से नशे में वो अपनी झोपड़ी में ही पड़ा रहता था। कड़ी मेहनत और दिन रात भट्टे में जलती आग के बाद जब भट्टा खुलता था तो मजदूर से लेकर मालिक तक की बेचैन सांसों को राहत मिलती थी। भट्टे से पकी ईंटों को बाहर निकालने का काम शुरू हो गया था। लाल लाल पक्की ईंटों को देखकर सुकिया और मानो की खुशी की इंतहा नहीं थी। जब भट्टे से ईंटें पककर निकलती थी या ईंटें बनकर निकलती थी तो सुकिया और मानो जो है उसे देखकर बेइंतहा खुश हुआ करते थे। उनकी खुशी की कोई सीमा नहीं होती थी। खासकर मानो तो ईंटों को उलट पुलट कर देख रही थी। खुद के हाथ की पथी ईंटों का रंग ही बदल गया था। उस दिन ईंटों को देखते ही देखते मानो के मन में बिजली की तरह एक ख्याल कौंधा था। कौंधा मतलब ख्याल आया, यानी कि ईंटें बनाने के साथ ही वो ईंटें बनकर पककर जब निकलती तो उसको मानो ने इतने ज़्यादा गहराई से उसके विषय में सोच लिया कि
सोचते और देखते हुए उन ईंटों को उसके मन में एक बड़ा ही तेज विचार आया। इस ख्याल के आते ही उसके भीतर जैसे एक साथ कई कई भट्टे जल रहे थे। उसने सुकिया से पूछा था, एक घर में कितनी ईंटें लग जाती हैं? बहुत, कई हजार। लोहा, सीमेंट, लकड़ी, रेत अलग से। और इस तरीके से जब उसने ईंटों को देखा मानो ने, तो उसके मन में एक विचार आया, शायद अपने घर को बनाने का। उसने सोचा कि ईंटें तो उसे बनाने आती ही हैं, और ईंटें बनाने जब आती हैं तो क्या वो अपना घर नहीं बना सकती? तो उसने इनडायरेक्ट वे में सुकिया से पूछा कि एक घर बनाने में कितनी ईंटें लग जाती हैं? सुकिया ने कहा अंदाजे से कि बहुत लग जाती हैं, और कई हजार ईंटें लग जाती हैं, और साथ ही लोहा, सीमेंट, लकड़ी, रेत भी अलग से लगती है। उसके मन में ख्याल उभरा ही था। उसे तत्काल यानी उसी समय कोई आधार नहीं मिल पा रहा था। वे बेचैन हो उठी थी। उसे खामोश देखकर सुकिया ने कहा, चलो काम शुरू करना है। जसदेव बाट देख रहा होगा। बाट यानी राह देख रहा होगा। सुकिया के पीछे पीछे अनमनी ही चल दी थी मानो, यानी कि वो इतने ख्यालों में डूबी हुई थी अपने, और इस तरीके से अनमने भाव से वो भी सुकिया के पीछे पीछे काम पर चल दी। लेकिन उसके दिलो दिमाग पर ईंटों का लाल रंग कुछ ऐसा छा गया था कि वह उसी में उलझ कर रह गई थी। और दिन रात अब उसके दिमाग में एक ही चीज चल रही थी, जो विचार उसके दिमाग में आ चुका था। आपने भी कई बार ये चीज़ नोटिस की होगी कि अगर आपके दिमाग में किसी ने किसी भी ज़रिए से आपने किसी को कुछ देखा है, कहीं से भी देखा है, तो आपके भी मन में आता है कि हाँ, कभी लाइफ में हम भी कुछ ऐसा करेंगे। और वो चीज़ आपको बार बार आपको आपके दिमाग में आती है, आपके अंदर जोश भी आता है, लेकिन परिस्थितियाँ जो है आपको अलाउ नहीं कर रही होती हैं। किसी न किसी तरीके की समस्या होती है, तो आप देखेंगे कि उसमें आपको बेचैनी होती है कि कब ऐसी चीज़ हो, कब ऐसा माहौल हो, कब इस तरीके की चीज़ें होंगी कि मैं ये चीज़ कर पाऊँ। झिंगरों की झिनझिन और बीच में सियारों की आवाज़ें। आपने कई बार रात में देखा होगा कि बहुत शांत माहौल होगा तो झिनझिन झिनझिन की आवाज़ आती है, जो झिंगरों की झिनझिन है। और बीच बीच में गांव के माहौल में सियारों की आवाज़ भी आती ही रहती है। उसके सन्नाटे में स्याहपन घोल रही थी। जब रात के माहौल में झिंगरों की झिनझिन और बीच बीच में सियारों की आवाज़ आ रही थी, तो उस सन्नाटे में स्याहपन घोल रही थी। उसमें समस्याएं जो पैदा करने वाली, रात के समय में आप देखेंगे कि आप सोच रहे होते हैं कुछ, तो आपके विचार आप पर बहुत ज़्यादा हावी होने लग जाते हैं। थके हारे मजदूर नींद की गहरी खाइयों में लुढ़क गए थे, और जो मजदूर वर्ग था वो दिन भर भट्टे पर काम करने के बाद थक हार कर गहरी नींद में सो चुका था। मानो के ख्यालों में अभी भी लाल लाल ईंटें ही घूम रही थी। मानो भी उसी भट्टे पर काम करती है और घर में आके चूल्हा चौका भी करती है, लेकिन उसकी थकान ने उसे नींद में अभी डूबने नहीं दिया है। क्यों? क्योंकि उसकी नींद को उसके विचारों ने रोक रखा है। उसके मन में जो आ चुके हैं लाल लाल ईंटें, इन ईंटों से बना हुआ एक छोटा सा घर उसके जहन में बस गया था। यह ख्याल जिस शिद्दत से पुख्ता हुआ था, नींद उतनी ही दूर चली जाई थी। वो जितना ही इस बात को सोच रही थी, जितना ही शिद्दत से, जितना ही उसमें वो और डूब रही थी इस विचार में, वो चीज़ उतनी ही पक्की होती जा रही थी कि किसी न किसी तरीके से उसे अपना एक घर तैयार करना है। और जितना उस चीज़ को सोच रही थी, नींद उससे उतनी ही दूर जा रही थी। दूर किसी बस्ती से हल्के हल्के छनकर आती मुर्गे की बांग रात के आखिरी पहर के एहसास के साथ ही मानो की पलकें नींद से भारी होने लगी थी। और अक्सर जब आप इस तरीके से विचारों में डूब जाते हैं तो आपकी रात भर की नींद जो है गायब हो जाती है, लेकिन जैसे ही सुबह होने लगती है तो पलकों पर नींद आने लग जाती है। और सुबह हल्के हल्के छनकर जो मुर्गे की बांग आ रही थी और रात का जो आखिरी पहर है उसका एहसास हो रहा था। अब मानो की पलकों पर नींद जो है आ चुकी थी और उसकी पलकें जो है नींद से भारी होने लगी थी। सुबह के जरूरी कामों से निपटकर जब सुकिया ने झोपड़ी में झांका तो वह हैरान रह गया था। इतनी देर तक मानो कभी नहीं सोती थी। वह परेशान हो गया था। गहरी नींद में सोई मानो का माथा उसने छूकर देखा, माथा ठंडा था। उसने राहत की सांस ली। मानो को जगाया, इतना दिन चढ़ गया है, उठने का मन नहीं है? मानो अनमनी सी उठी, कुछ देर यूं ही चुपचाप बैठी रही। मानो का इस तरह बैठना सुकिया को अखरने लगा था। आज क्या बात है, जी तो ठीक है। और मानो जो है जिस तरीके से विचारों में डूबी थी, जिसकी वजह से वो बहुत देर से सोती है और जब सुबह जागती नहीं है, तो सुकिया को एक बार लगता है शायद वो बीमार है, इस वजह से वो नहीं उठी है। माथा छूकर देखता है तो ठंडा था। उस पर फिर वो उसको जगाता है कि क्या हुआ, इतना दिन चढ़ गया, उठने का मन नहीं है?
तो मानो जो है अनमनी सी यानी बेमन से उठती है और फिर चुपचाप फिर भी बैठी रहती है। और इस तरीके से मानो का व्यवहार देखकर जो है सुकिया अखरने लग जाता है। वो वो भी कुछ परेशान होता है, उसको भी कुछ समझ में नहीं आता है हुआ क्या है। वो पूछता है आज क्या बात है, जी तो ठीक है ना? जी ठीक है मतलब कि तबीयत ठीक है कि नहीं? मानो आपने अपने ख्यालों में गुम थी। मानो जो है अभी भी उसके मन में दिलो दिमाग में वही चीज़ें चल रही हैं। मन की बात बाहर आने के लिए छटपटा रही थी। यानी उसके मन में जो बात चल रही थी वो किस तरीके से आगे रखे उस बात को वो समझ नहीं पा रही थी। वो छटपटा रही थी कि वो अपने इस विचार को सामने रखना चाहती है। उसने सुकिया की ओर देखते हुए पूछा, क्यों जी, क्या हम इन पक्की ईंटों पर घर नहीं बना सके हैं? मानो की बात सुनकर सुकिया आश्चर्य से उसे ताकने लगा। जैसे ही सुकिया से मानो ने बात बोली कि क्या हम इन पक्की ईंटों से अपना घर नहीं बना सकते, मानो की बात सुनकर सुकिया को हैरानी हो जाती है। कल की बात वह भूल चुका था। सुकिया ने गहरे अवसाद से भरकर कहा, पक्की ईंटों का घर 2-4 रुपए में ना बढ़ता है। इतने ढेर से नोट लगे हैं घर बनाने में, गांठ में नहीं है पैसा, चले हाथी खरीदने। और इस तरीके से वो इस उक्ति को बोलकर ये बात को बताने समझाने की कोशिश करता है कि गांठ में पैसा नहीं है और हाथी खरीदने चले हो। हाथी खरीदने का यहाँ पर सेंस ये है कि आपके पास पैसे नहीं है और आप इतने बड़े सपने देख रहे हो। महीने भर में जो हमने इतनी ईंटें बढ़ा दी हैं, क्या अपने लिए हम ईंटें ना बढ़ा सके हैं? मानो ने मासूमियत से कहा। और फिर उसने सुकिया से बात बोली कि हम इतनी ईंटें यहाँ भट्टे पर बना रहे हैं, क्या हम अपना घर बनाने के लिए ईंटें नहीं बना सकते हैं? ये भट्ठा मालिक का है, हम ईंटें उनके लिए बढ़ाते हैं। हम तो मजदूर हैं, इन ईंटों पर अपना कोई हक ना है। सुकिया ने अपने मन में उठते दबाव को महसूस किया और फिर सुकिया ने मानो को ये बात समझाई कि ये जो भट्ठा है वो मालिक का है, हमारा नहीं है। यहाँ पर ईंटें हम उनके लिए बनाते हैं, हम तो यहाँ पर सिर्फ मजदूर हैं। इन ईंटों पर हमारा अपना कोई हक नहीं है। हम इन ईंटों पर हमारा कोई भी हक ना है, क्यों? मानो ने ताजुब भरी कड़वाहट से कहा। मानो ने अपने बातों को जो कि कड़वाहट भरी थी उस कड़वाहट को निकालते हुए पूछा कि इन ईंटों पर हमारा हक क्यों नहीं है? उसके अंदर बवंडर मचल रहा था। बवंडर यानी कि अब आपके मन में अगर कोई ख्वाहिश है, आपको उसे पूरी करनी है, तो आप ऐसी ही बातें करेंगे। आपको चीज़ें जो सही है गलत है कुछ समझ में नहीं आता है। जो इस वक्त मानो के साथ हो रहा है, उसे अपना घर बनाना है, उसे ईंटें बनाने आती हैं, उसको ये नहीं समझ में आ रही बातें कि भट्टा जो है मालिक का है, यहाँ पर ईंटें हम अपने लिए नहीं बना सकते हैं। और ये बातें जो जो सुकिया से करती है तो सुकिया जो है उसे बातें सारी समझा रहा है। कुछ देर की खामोशी के बाद मानो बोलती है, हर महीने कुछ और बचत करें, ज़्यादा ईंटें बनाएं, तब भी अपना घर नहीं बढ़ा सकते। अपने भीतर कुलबुलाते सवालों को बाहर लाना चाहती थी मानो। और इस तरीके से उसके मन में घर को बनाने से संबंधित जितने भी प्रश्न आ रहे थे वो एक एक करके सुकिया से पूछ रही है और बोल रही है कि क्या अगर हम हर महीने कुछ और थोड़ा पैसा बचा लें और बचत बढ़ा लें अपनी और ज़्यादा ईंटें बना लें तो भी सुकिया, जिसको अंदाज़ा है कि घर जो है कितनी लागत में बनता है, वो बोलता है कि इतने में भी नहीं बनता घर। इतनी मजदूरी मिलती कहाँ है? पूरे महीने हाड़ गोड़ तोड़ के भी कितने रुपए बचे? कुल 80। हाड़, हड्डी, गोड़, पैर, मतलब पैर हड्डियां सब तोड़वा कर, यानी जी तोड़ मेहनत। अब इसका टोटल मीनिंग जो आप निकालेंगे वो यही है, जी तोड़ मेहनत। सुकिया कहता है कि इतनी मजदूरी मिलती कहाँ है? सारा महीना इतनी मेहनत करने के बाद भी कितने रुपए बचते हैं? कुल 80। एक साल में 1000 ईंटों के दाम अगर हमने बचा भी लिए तो घर बनाने लायक रुपया जोड़ते जोड़ते उम्र निकल जाएगी। उसने हिसाब बताया कि अगर एक साल में हम 1000 ईंटों के दाम अगर अपने बचा लिए तो घर बनाने लायक जितने ईंटों के लिए दाम चाहिए उसको जोड़ते जोड़ते पूरी उम्र निकल जाएगी, फिर भी घर ना बढ़ पावेगा। सुकिया ने दुखी मन से कहा। अगर हम रात दिन काम करें तो भी नहीं? मानो ने उत्साह से भरकर कहा। बावली हो गई है क्या? चल उठ, चल काम पे जाना है, टेम ज़्यादा हो रहा है, ठेकेदार आता ही होगा, आज पूरब की टांग काटनी है लगार के लिए। सुकिया मानो के सवालों से घबरा गया था, उठकर बाहर जाने लगा। सुकिया जो है अब मानो की बातों को सुनकर समझ चुका था कि इसके मन में क्या चल रहा है और उसकी बातों से घबरा गया था, लेकिन उसने इस तरीके से उसको प्रेजेंट किया, ऐसा लगता है कि उसको इस बातों के बारे में नहीं सोचना चाहिए और अपने काम पर लग जाओ।
कुछ भी करो, तुम चाहो तो मैं रात दिन काम करूंगी, मुझे एक पक्की ईंटों का घर चाहिए अपने गांव में, लाल सुर्ख ईंटों का घर। मानो के भीतर मन में हजार हजार वसंत खिल उठे थे। मानो जब ये बातें सोचती है कि लाल लाल ईंटों से बना उसका एक घर जब तैयार होगा, वो भी अपने ही गांव में, तो वो जिंदगी कितनी खूबसूरत होगी। और यही सोचकर उसके मन में बसंत खिल उठता था। जिस तरीके से बसंत का मौसम में चारों तरफ फूल खिले होते हैं और उत्साह सा बना रहता है, यही बात सोचकर मानो के मन में भी जो है वसंत सा खिल उठता है। सुकिया और मानो को एक लक्ष्य मिल गया था। मानो की इन बातों को सुनकर कहीं ना कहीं सुकिया भी इन बातों को सोचने लगा था, और अब उन दोनों को अपनी लाइफ का एक मोटिव मिल गया था। मोटिवलेस लाइफ जो है नीरस होती है, इसी के लिए कहा जाता है। उनकी लाइफ में एक मोटिव आ गया था कि उन्हें मेहनत करनी है, जी तोड़ मेहनत करनी है, जितना उनसे हो सकता है। उन्हें अपना एक घर बनाना है, पक्की ईंटों का घर बनाना है, अपने ही हाथ की पक्की ईंटों से। सुबह होते ही काम पर लग जाते हैं और शाम को भी अंधेरा होने तक जुटे रहते हैं। ठेकेदार असगर से लेकर मालिक तक उनके काम से खुश थे। सूबे सिंह किसनी को शहर भी लेकर जाने लगा था। सूबे सिंह जो है अब इस तरफ, यहाँ पर मानो और सुकिया जो है दिन रात मेहनत कर रहे हैं, पैसा जोड़ रहे हैं कि उनको अपना घर बनाना है। वहीं दूसरी तरफ सूबे सिंह जो किसनी को अपने ऑफिस में काम पर लगा लेता है, और उसके बाद जो उनसे संबंधित किस्से उड़ रहे थे, अब सूबे सिंह जो है किसनी को शहर भी लेकर जाने लगा था। किसनी के रंग ढंग में बदलाव आ गया था। अब वह भट्टे पर गारे मिट्टी का काम नहीं करती थी। महेश रोज रात में नशा करके मन की भड़ास निकालता था। मन की भड़ास यानी जो उसकी पत्नी ने उसके साथ किया है, कि उसको छोड़कर वो सूबे सिंह के साथ किस तरीके का जीवन जो है बिता रही है, ये सब चीज़ें उसके मन को खा रही थी, जिसको वो नशा करके भड़ास के रूप में निकालता था। दिन में भी अपनी झोपड़ी में पड़ा रहता था या इधर उधर बैठा रहता था। किसनी कई कई दिनों तक शहर से लौटती ही नहीं थी। जब लौटती तो थकी हुई रहती थी, निढाल रहती थी और मुरझाई हुई होती थी। यानी कई कई दिनों तक शहर में दिन बिताने के बाद जब वो लौटती तो थकी, निढाल और मुरझाई हुई रहती थी। कपड़ों लत्तों की अब कमी नहीं थी उसके पास। क्यों? क्योंकि वो सूबे सिंह के साथ अब शहरों में घूमा करती थी, और सूबे सिंह जो है किसनी को अलग नज़रिए से देखने लगा था और उसका साथ पाने लगा था, जिसकी वजह से सूबे सिंह किसनी को तरह तरह की चीज़ों से लाद दिया करता था। उस रोज सूबे सिंह ने भट्टे पर आते ही असगर ठेकेदार से कहा था। एक रोज सूबे सिंह जो है भट्टे पर आता है निगरानी के लिए, चीज़ों को देखने के लिए कि काम सही से हो रहा है नहीं। तो असगर ठेकेदार से वो कहता है कि मानो को दफ्तर में बुलाओ। सूबे सिंह एक दिन, अब जिस तरीके से उसने एक बार सुकिया, जिस तरीके से उसने सूबे सिंह ने एक बार किसनी को अपने ऑफिस में बुलाया था, वैसे ही आज सूबे सिंह असगर ठेकेदार से कहता है कि मानो को दफ्तर में बुलाओ, आज किसनी की तबीयत ठीक नहीं है। असगर ठेकेदार ने रोकना चाहा था छोटे बाबू मानो को, और इस तरीके से असगर ठेकेदार जो है बोलता है कि छोटे बाबू मानो को, और बात रुक जाती है। असगर ठेकेदार जो है उसको यहाँ पर रोकना चाहता है, लेकिन आगे क्या होता है कि बात पूरी होने से पहले ही सूबे सिंह ने उसे फटकार दिया, क्योंकि वो मालिक है, मालिक का बेटा है, वो भी मालिक ही है। ठेकेदार को उसने फटकार दिया, तुमसे जो कहा गया है वही करो, राय देने की कोशिश मत करो। तुम इस भट्टे पर मुंशी हो, मुंशी ही रहो। मालिक बनने की कोशिश करोगे तो अंजाम बुरा होगा। और मालिक इस तरीके से समृद्ध व्यक्ति किस तरीके से मजदूर वर्ग पर अपना आधिपत्य जमाता हुआ दिखाई देता है, या अपना प्रभाव जमाते हुए, वर्चस्व जमाते हुए दिखता है, या अपना दबदबा बनाते हुए दिखता है, यानी मालिक होकर किस तरीके से कोई अकड़ दिखाकर अपना काम निकालता है, वो यहाँ पर दिखाई देता है। असगर ठेकेदार की घिघी बंध गई थी। असगर ठेकेदार को जैसे ही सूबे सिंह से डांट पड़ती है और धमकी मिलती है कि इसका अंजाम बुरा होगा, जो कह रहा हूँ वही करो, तो उसकी घिघी बन जाती है। घिघी बनना बहुत ज़्यादा डर जाना। वह चुपचाप मानो को बुलाने चल दिया था। असगर ठेकेदार ने आवाज़ देकर कहा था, मानो, छोटे बाबू बुला रहे हैं दफ्तर में। मानो ने सुकिया की ओर देखा। उसकी आंखों में भय से उत्पन्न कातरता थी। मानो जब ये सुनती है कि उसको भी ऑफिस में बुलाया गया है, तो जैसा सबने किसनी का हाल देखा था, सबके मन में किसनी के
को देखने की वजह से वही डर आ गया। उसकी आंखों में भय से उत्पन्न कातरता थी। जैसे ही उसने सुना कि उसको ऑफिस में बुलाया गया, उसकी आंखों में भी वो डर देखने को मिला। सुकिया भी इस बुलावे पर हड़बड़ा गया था। वह जानता था मछली को फंसाने के लिए जाल फेंका जा रहा है। यानी सूबे सिंह अब एक और स्त्री पर जो है अपना प्रभाव जमाने के लिए या समृद्ध व्यक्ति होकर मजदूर वर्ग पर किस तरीके से जो है यातना की जाती है, किस तरीके से उनका रिश्ता खराब किया जाता है, उनका परिवार बिगाड़ा जाता है, जीवन बर्बाद किया जाता है, वो एक फिर से एक शुरुआत हुई है। गुस्से और आक्रोश से नसें खिंचने लगी थी। जसदेव ने भी सुकिया की मनः स्थिति को भांप लिया था। जसदेव जो कि तीसरा व्यक्ति था, मजदूर था, जो सुकिया और मानव के साथ काम करता था। ये सब सुनकर उसकी मनः स्थिति, उसके मन की स्थिति को, किसकी, सुकिया की मन की स्थिति को, जिसे सुनकर कि मानव को ऑफिस में बुलाया गया है, सबके मन में वही एक डर, वही एक जानकारी जो देखकर किसी को सबने भांप लिया था, सबको वही डर आया। वह फुर्ती से उठा, हाथ पांव पर लगी गीली मिट्टी छुड़ाते हुए बोला, तुम यहीं ठहरो, मैं देखता हूँ। चलो चाचा। असगर के पीछे पीछे चल दिया। असगर ठेकेदार जानता था कि सूबे सिंह शैतान है, लेकिन चुप रहना उसकी मजबूरी बन गई थी। जिंदगी का खास हिस्सा उसने भट्टे पर गुजारा था। भट्टे से अलग उसका कोई वजूद ही नहीं था। ठेकेदार जो है, असगर ठेकेदार, वो जानता था कि यहाँ मामला क्या है, और वो ये भी जानता था सूबे सिंह क्या है, शैतान है, लेकिन वो कुछ बोल भी नहीं सकता था। उसके जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा जो है भट्टे पर बीता था, और भट्टे के सिवा उसका कोई वजूद ही नहीं था, इसलिए वो ना चाहते हुए कुछ बोल नहीं पा रहा था। असगर ठेकेदार के साथ जसदेव को आता देखकर सूबे सिंह बिफर उठा, गुस्से में हो गया। उसने जब ठेकेदार के साथ जसदेव को आते हुए देखा, तुझे किसने बुलाया है? जी, जो भी काम हो बताइए, मैं कर दूंगा। जसदेव ने विनम्रता से बोला। क्यों, तू उसका खसम है या उसकी पर चर्बी चढ़ गई है? सूबे सिंह ने अपशब्दों का इस्तेमाल किया, और सूबे सिंह ने जैसे ही अपशब्दों का इस्तेमाल किया कि क्या तू उसका खसम है, वैसे ही किसके लिए? मानव के लिए। बाबूजी, आप किस तरह बोल रहे हैं? जसदेव की बात पूरी करने से पहले ही एक झन्नाटेदार थप्पड़ उसके गाल पर पड़ता है। और जिस तरीके से आप फिल्मों में देखते हैं, एक सीन होता है कि किस तरीके से मजदूर औरत पर जो है गलत नज़र डालकर एक मालिक जो है अपना काम निकालना चाह रहा है, और उससे संबंधित, जैसे कि मानव से संबंधित जो सुकिया है और यहाँ पर और जसदेव है। जसदेव यहाँ ऑफिस तक आता है और बोलता है कि आपको जो भी काम है मुझसे बोल दीजिए, मैं कर दूंगा। और इस तरीके से जब सूबे सिंह उसको उल्टा बोलता है, गलत बोलता है, अपशब्द बोलता है, और उस पर वो बोलता है कि बाबूजी अब किस तरीके से बोल रहे हैं, तो उसको बदले में एक झन्नाटेदार थप्पड़ मिलता है। जानता नहीं, भट्टे की आग में झोंक दूंगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा, हड्डियां तक नहीं मिलेंगी राख से, समझा? सूबे सिंह ने उसे धकिया दिया, और उसे ये कहकर उसने धकेल दिया वहां से। जसदेव गिर पड़ा था। जब तक वह संभल पाता, लात घूसों से सूबे सिंह ने उसे अधमरा कर दिया। पहले उसने उसको धक्का दिया, जसदेव गिर पड़ा। उसके बाद जसदेव जब गिर पड़ा तो सूबे सिंह ने उस पर लात घूसों से वार किया और उसको इतना मारा कि उसको अधमरा कर दिया। चीख पुकार सुनकर मजदूर उनकी ओर दौड़ पड़े थे। मजदूरों को एक साथ आता देखकर सूबे सिंह जीप में बैठ गया था। देखते ही देखते जीप जो है वो शहर की ओर दौड़ गई थी। असगर ठेकेदार दफ्तर में जा चुका था, और इस तरीके से जब वो उसको मार कर देखता है कि सब मजदूर आ रहे हैं, तो सूबे सिंह अपनी जीप में बैठकर शहर की ओर निकल जाता है। और फिर उसके बाद असगर ठेकेदार जो है वो दफ्तर में चला जाता है। सुकिया और मानव जसदेव को उठाकर झोपड़ी में ले गए थे। वह दर्द से कराह रहा था। मानव ने उसकी चोटों पर हल्दी लगा दी थी। सुकिया गुस्से में कांप रहा था। मानव के अवचेतन में असंख्य अंधेरे नाच रहे थे, और मानव जो कि इस सारी सिचुएशंस को देख रही थी, उसके मन में अंदर ही अंदर बहुत सारी जो है गलत बातें दिमाग में आ रही थी। असंख्य अंधेरे नाच रहे थे। असंख्य अंधेरे नाचने का मतलब कि बहुत सारी गलत बातें आ रही थी जिससे डर लगता है, क्योंकि सभी ने जो है पहले का माहौल देखा हुआ है कि किस तरीके से किसनी को भी उसने अपने जाल में फंसाया है और किसनी का घर बेकार कर दिया है, और वही चीज़ जो है अब मानव के साथ होने को तैयार है। वह किसनी नहीं बनना चाहती थी। इज्जत की ज़िंदगी जीने की अदम्य लालसा उसमें भरी हुई थी, और मानव जो है इज्जत की ज़िंदगी जीना चाहती थी, और उसमें ये अदम्य एक बड़े लेवल की जो लालसा है वो उसमें भरी हुई थी। उसे एक घर चाहिए था,
पक्की ईंटों का, जहां वह अपनी गृहस्थी और परिवार के सपने देखती थी। समूचा दिन अदृश्य भय, अदृश्य भय जिसे देखा ना जा सके, यानी कि वो भय जो पता है कि वही होगा, जो अभी दिखा नहीं है, हुआ नहीं है, लेकिन उसका पता है कि ये होगा। तो पूरा का पूरा दिन जो है उस अदृश्य भय से और दहशत में ही बीत गया। जसदेव को हल्का बुखार हो गया। वह अपनी झोपड़ी में पड़ा था। सुकिया उसके पास बैठा था। आज की घटना से मजदूर डर गए थे। उन्हें लग रहा था कि सूबे सिंह किसी भी वक्त लौट कर आ सकता है, और शाम होते ही भट्टे पर सन्नाटा छा गया था। सब अपने अपने खोल में सिमट गए थे। बूढ़ा बिलसिया, जो अक्सर बाहर पेड़ के नीचे देर रात तक बैठा रहता था, आज शाम होते ही अपनी झोपड़ी में जाकर लेट गया था। वहीं पर एक बूढ़ा मजदूर भी है, बूढ़ा बिलसिया, जो अक्सर बाहर पेड़ के नीचे देर तक बैठा रहता था, लेकिन आज वो भी अपनी झोपड़ी में अंदर जाकर लेट गया था। उसके खांसने की आवाज़ भी आज कुछ धीमी हो गई थी। किसनी की झोपड़ी से ट्रांजिस्टर की आवाज़ भी नहीं आ रही थी। आज किसनी की झोपड़ी से ट्रांजिस्टर की आवाज़ नहीं आ रही थी। तो आज झोपड़ी का माहौल, जो माहौल है, जहाँ मजदूर वर्ग जहाँ जिन झोपड़ियों में रहता था, वो माहौल ऐसा है कि वो बूढ़ा बिलसिया आज वो पेड़ के नीचे नहीं लेटा, अपनी झोपड़ी में है, और किसनी की झोपड़ी से जो ट्रांजिस्टर की आवाज़ें आया करती थी, आज वो भी नहीं आ रही है। बीच बीच में हैंडपंप की खचखच ध्वनि इस खामोशी में विघ्न डाल रही थी। यानी कोई हैंडपंप चला रहा था, उससे होने वाली जो आवाज़ है, उसको, जो रात की खामोशी है, उसमें विघ्न डाल रही थी, उस खामोशी को ख़त्म कर रही थी। पंप जसदेव की झोपड़ी के ठीक सामने था। जसदेव, जिसको आज ही सूबे सिंह ने उस पर वार किया था, सिर्फ उसी की झोपड़ी के सामने, ठीक सामने जो है, वहाँ पर हैंडपंप था। सभी को पानी के लिए इसी पंप पर आना पड़ता था। भट्ठे पर दवा दारू का कोई इंतजाम नहीं था। दवा दारू, फर्स्ट एड, यानी मजदूरों को कुछ हो जाए, किसी भी तरीके की समस्या, तो उससे संबंधित कोई इंतजाम नहीं था। कटने फटने पर घाव पर मिट्टी लगा दिया जाता था। कपड़ा जलाकर राख भर देना ही दवाई की जगह काम आते थे। तो मजदूर वर्ग को अगर कुछ हो जाता था तो चोट पर मिट्टी लगाई जाती थी, घाव पर मिट्टी लगा दी जाती थी, या कपड़ा जलाकर राख भर देना जो है दवाई की जगह काम करता था। मानो ने अधूरे मन से चूल्हा जलाया था। रोटियां सेक कर सुकिया के सामने रख दी थी। सुकिया ने भी अनिच्छा से, यानी कि बिना मांगे, एक रोटी हलक से, हलक यानी गले से, के नीचे उतारी थी। किसी तरीके से उसने एक रोटी खाई। उसकी भूख जैसे अचानक मर गई थी। मानो को लेकर उसकी चिंता बढ़ गई थी। उसने निश्चय कर लिया था कि वह मानो को किसनी नहीं बनने देगा, और सुकिया ने मन ही मन ये ठान ली थी कि वो अपनी मानो को जो है किसनी नहीं बनने देगा। जिस तरीके से किसनी के साथ हुआ है या किसनी ने किया है, वो मानो के साथ नहीं होने देगा। मानो भी गुमसुम अपने आप से ही लड़ रही थी। वो भी अंदर अंदर चीज़ों को सोच रही थी। वो डर रही थी, भयभीत थी। उसको समझ नहीं आ रहा था ये क्या हुआ, अब इससे कैसे बचा जाए, कैसे निकला जाए। बार बार उसे लग रहा था कि वह सुरक्षित नहीं है। उसे अपनी सुरक्षा पर अब भय हो रहा था। एक सवाल उसे खाया जा रहा था कि क्या औरत होने की यही सजा है। वह जानती थी कि सुकिया ऐसा वैसा कुछ नहीं होने देगा। वह महेश की तरह नहीं है। भले ही ये भट्ठा छोड़ना पड़े। भट्ठा छोड़ने के ख्याल से ही वह सिहर उठी। नहीं, भट्ठा नहीं छोड़ना है। उसने अपने आप को आश्वस्त किया, अभी तो पक्की ईंटों का घर बनाना है। और इस तरीके से मानो के मन में बहुत सारी बातें चलती हैं। क्या कि उसको पता है कि सुकिया जो है वो महेश की तरह नहीं है। मेरे साथ वो नहीं होने देगा जो किसनी के साथ हुआ है। लेकिन भले ही उसे भट्ठा छोड़ना पड़े, पर भट्ठा मानो नहीं छोड़ना चाहती, क्योंकि भट्ठा छोड़ देने से उसका घर बनाने का जो सपना है वो टूट जाएगा। मानो रोटियां लेकर बाहर जाने लगी तो सुकिया ने टोका, कहाँ जा रही है? जसदेव भूखा प्यासा पड़ा है, उसे रोटी देने जा रही हूँ। मानो ने सहज भाव से कहा कि जसदेव जो है भूखा प्यासा पड़ा है, उसे रोटी देने के लिए वो जा रही है। और बड़ी शालीनता से उसने ये बात बोली। बामन तेरे हाथ की रोटी खावेगा? अक्ल मारी गई तेरी? सुकिया ने उसे रोकना चाहा। बामन यानी ब्राह्मण। जसदेव जो है ब्राह्मण है जाति से, और वो तेरे हाथ की रोटी खाएगा? पागल है, अक्ल मारी गई है तेरी? और इस तरीके से कहकर वो उसे रोकना चाहता है। क्यों, मेरे हाथ की रोटी में जहर लगा है? मानो ने सवाल किया। पल भर रुककर बोली, बामन नहीं, भट्ठा मजदूर है वह, मारे जैसा। और इस तरीके से वो बोलती है कि क्या मेरे हाथों की रोटी में जहर लगा है? वो ब्राह्मण नहीं है, मेरी तरह ही इस भट्ठे का मजदूर है, मारे जैसा ही। चारों तरफ सन्नाटा था। जसदेव की झोपड़ी में ढिबरी जल रही थी।
दिया। मानव ने झोपड़ी का दरवाजा ठेला, ठेला यानी ढकेला। जी कैसा है? भीतर जाते हुए मानव ने पूछा। जसदेव ने उठने की कोशिश की। उसके मुंह से दर्द की आह निकलती है। कमबख्त कीड़े पड़ के मरेगा, हाथ पांव टूट टूट कर गिरेंगे। आदमी नहीं, जंगली जिनावर है। जिनावर यानी जानवर। मानव ने सूबे सिंह को खूब कोसा और कोसते हुए ये सारी बातें कही। जसदेव चुपचाप उसे देख रहा था। यह ले, रोटी खा ले, सुबह से भूखा है। 2 कौर पेट में जाएंगे तो ताकत तो आवेगी बदन में। और फिर कहती है कि ये ले रोटी खा ले, सुबह से ही भूखा है, 2 कौर पेट में जाएगा तो कुछ तो बदन में ताकत आएगी। मानव ने रोटी और गुड़ उसके आगे रख दिया। जसदेव कुछ अनमना सा हो गया था। भूख तो उसे लगी थी, लेकिन मन के भीतर कहीं हिचक थी। घर परिवार से बाहर निकले ज़्यादा समय नहीं हुआ था। खुद वह कुछ भी बना नहीं पाया था। शरीर का पोर पोर यानी अंग अंग जो है वो उसका टूट रहा था, यानी दर्द से वो पीड़ित था। भूख नहीं है, जसदेव ने बहाना किया। भूख नहीं है या कोई और बात है? मानव ने जैसे उसे रंगे हाथों पकड़ लिया था। यानी जैसे ही जसदेव ने बोला भूख नहीं है, तो जसदेव की ये कही बात जो है मानव को समझ में आ गई थी। शायद कि वो ब्राह्मण है और उसका बना हुआ नहीं खा सकता है, और इसलिए ऐसा लगता है कि जब वो बोलता है कि भूख नहीं है, ऐसा लगता है जैसे मानव ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया हो। यानी उसकी वो जिस वजह से कह रहा है, उस बात को वो समझ चुकी है। भूख नहीं है या कोई और बात है? और मानव ने ये बात कहकर उसे ये जाहिर किया कि जैसे उसने उसको रंगे हाथों पकड़ लिया है। और क्या बात हो सकती है? जसदेव ने सवाल किया। तुम्हारे भैया कह रहे थे कि तुम बामन हो। बामन यानी ब्राह्मण, इसलिए मेरे हाथ की रोटी नहीं खाओगे? अगर यो बात है तो मैं जोर न डालूंगी, थारी मर्जी। औरत हूँ, पास में कोई भूखा हो तो रोटी का कौर गले से नहीं उतरता है। फिर तुम तो दिन रात साथ काम करते हो, मेरी खातिर पीटे भी, फिर यह बामन मारे बीच कहाँ से आ गया? फिर उसके बाद मानो जो है जसदेव को कहती है कि मैं औरत हूँ, और अगर सामने कोई इस तरीके से पड़ा रहेगा बीमार या फिर पीड़ित, और मेरी वजह से तुमने इतनी पिटाई भी खाई है, और इतने दिन से हम साथ में काम कर रहे हैं, इस खातिर में तुम्हारे लिए रोटी लेके आ गई हूँ। अब हम दोनों के बीच में यहाँ पे ब्राह्मण कैसे आ गया? मानो रुआसी हो गई, उसका गला रूंध गया ये बातें बोलते हुए। रोटी लेकर वापस लौटने लगी के लिए मुड़ी तो जसदेव में साहस नहीं था उसे रोक लेने के लिए। उनके बीच जुड़े तमाम सूत्र जैसे अचानक बिखर गए थे। तमाम सूत्र जैसे अचानक बिखर गया। जो भी हुआ उसके बाद से जसदेव में भी एक बदलाव आ गया है, और वो सूत्र जो है वो टूट चुका है। यानी वो जो जुड़ाव है, सूत्र यहाँ पर जुड़ाव, वो टूट चुका था, वो बिखर चुका था। अपनी झोपड़ी में आकर चुपचाप लेट गई थी मानो, बिना कुछ खाए। दिन भर की घटनाएं उसके दिमाग में खलबली मचा रही थी। जसदेव भूखा है, यह एहसास उसे परेशान कर रहा था। जसदेव को लेकर उसके मन में हलचल थी। उसे लग रहा था जैसे जसदेव का साथ उन्हें ताकत दे रहा है, ऐसी ताकत जो सूबे सिंह से लड़ने में हौसला दे सकती है। 2 से 3 होने का सुख मानो महसूस करने लगी थी, और उसे लग रहा था कि कहीं ना कहीं जसदेव जो है उसके साथ खड़ा है। और 3 लोग होने के लिए लोग हो गए हैं एक लड़ाई लड़ने के लिए, तो उससे उसको ताकत महसूस हो रही थी। सुकिया भी चुपचाप लेटा हुआ था, उसकी भी नींद उड़ चुकी थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। इन्हीं हालात में वो गांव छोड़ा था और वे ही फिर सामने खड़े थे। सुकिया जो है वो भी परेशान लेटा हुआ है और सोच रहा है कि जिन हालातों में और जिस कारण से गांव छोड़ा था, कि कहता था कि नरक से निकलने के लिए एक संघर्ष करना ही पड़ेगा, और ऐसे ही नरक यहाँ फिर से देखने को मिल रहा है। वे भी फिर सामने खड़े थे। आखिर जाएं तो कहाँ? सूबे सिंह से पार पाना आसान नहीं था। यानी सूबे सिंह से निपटना जो है आसान काम नहीं था। सुनसान जगह है, कभी भी हमला कर सकता है। या फिर मानो को विचार आते ही वे कांप गया था। उसने करवट बदली। मानो जाग रही थी। उसे अपनी ओर खींचकर सीने से चिपटा लिया था, और इस तरीके से मानो को भी देखा कि जब वो जग रही है तो उसको ये सारी बातें सोचकर जब डर लगता है तो वो उसको अपने सीने से लगा लेता है। जसदेव ने भी पूरी रात जाग कर काटी थी। सूबे सिंह का गुस्सैल चेहरा बार बार सामने आकर दहशत पैदा कर रहा था, डर पैदा कर रहा था उसके मन में। उसे लगने लगा था कि जैसे वह अचानक किसी षड्यंत्र में फंस चुका है। उसे यह अंदाजा नहीं था कि सूबे सिंह मारपीट करेगा। ऐसी कल्पना भी उसे नहीं थी।
वह डर गया था। उसने तय कर लिया था कि चाहे जो हो वह इस पचड़े में नहीं पड़ेगा। और आज ये सब कुछ होने के बाद जसदेव जो है वो मानव की और सुकिया की मदद करना चाहता था, लेकिन जो जसदेव के साथ हुआ उसके बाद उसने ये ठान लिया था कि वो अब इस मामले में नहीं पड़ेगा, और कहीं ना कहीं उसने अपने कदम पीछे कर लिए थे। लेकिन सुकिया को और मानव को ऐसा लग रहा था कि जसदेव जो कि एक तीसरा व्यक्ति भी है जो साथ में खड़ा है, कहीं ना कहीं वो हमारी सहायता करेगा, और उससे उनका कॉन्फिडेंस बना हुआ था। लेकिन पीछे से यहाँ पर जसदेव जो है वो ये मान चुका था और उसने ये पक्की कर ली थी बात कि वो इस मामले में अब नहीं पड़ेगा। सुबह होते ही वह असगर ठेकेदार से मिला था। असगर ही उसे शहर से अपने साथ लाया था। सुबह होते ही वो ठेकेदार से मिलता है, और क्योंकि ठेकेदार ही जो है उसे शहर में अपने साथ लाया था। जसदेव ने असगर ठेकेदार से अपने मन की बात कह डाली, और उसने असगर ठेकेदार से अपने मन की सारी बात बता दी जो उसने सोचा रात भर। ठेकेदार ने उसे समझाते हुए कहा, अपने काम से काम रखो, क्यों इनके चक्कर में पड़ते हो। जसदेव के बदले हुए व्यवहार को मानव ने ताड़ लिया था, और इस तरीके से जसदेव जो कि अब ये सोच चुका था कि अब इनके मामले में उन्हें नहीं पड़ना है, इस बदले हुए व्यवहार को मानव जो है वो उसको ताड़ चुकी थी, यानी कि समझ चुकी थी। लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की थी। उसने कुछ रिएक्ट नहीं किया इस बात पर। उसने ये समझ लिया था कि जसदेव जो है इस मामले से बाहर हो चुका है, और फिर भी उसने कुछ बोला नहीं उसे। वह सहजता से अपने काम में लगी थी। वह जानती थी कि उनके बीच एक फासला आ गया है, लेकिन वह चुप थी। सूबे सिंह को भी लगने लगा था कि मानव को फुसलाना अब आसान नहीं है। सूबे सिंह जो है वो भी कहीं ना कहीं ये समझ चुका था कि मानव को फुसलाना जो है, जिस तरीके से उसने किसनी को फुसला लिया था, मानव को फुसलाना जो है इतना आसान काम नहीं है। उसकी तमाम कोशिश जो है निरर्थक यानी बेकार जा रही थी। निरर्थक यानी कि बेकार साबित हो रही थी। वो बहुत कोशिश कर चुका था मानव को भी फुसलाने की, लेकिन सब बेकार हो रही थी। इसलिए वह मानव और सुकिया को परेशान करने पर अब उतर आया था। अब क्योंकि मानव इतनी आसानी से नहीं उसको वो फुसला पा रहा था, तो अब वो मानव को और सुकिया को परेशान करने पर उतर आया। उसने असगर ठेकेदार से भी कह दिया था कि उससे पूछे बगैर उन्हें मजदूरी का भुगतान ना करे, और उसने असगर ठेकेदार को ये बात समझा दी कि इनके काम की जो मजदूरी है वो उससे बिना पूछे उसका भुगतान ना करे, ना कोई रियायत ही बरते उनके साथ, और ना किसी भी तरीके की उनके साथ लीनियंसी जो है वो बरते। मानव से कुछ छुपा नहीं था। सूबे सिंह की हरकतों पर उसकी नज़र थी। उसने अपने आप में निश्चय कर लिया था कि वह उसका मुकाबला करेगी। उठते बैठते उसके मन में एक ही ख्याल था, पक्की ईंटों का घर बनवाना है। लेकिन सूबे सिंह इस ख्याल में बाधक बन रहा था। यहाँ पर वो उसकी राह में समस्या बन रहा था। मानो भी जो है सूबे सिंह की हरकतों पर नज़र रखे हुए थी, और उसने ये निश्चय कर लिया था कि वो इस सिचुएशन का सामना करेगी, डरेगी नहीं, क्योंकि उसको इसी भट्टे पर रहकर मेहनत करनी थी और पैसा कमाना था, जिससे कि वो अपना घर बना सके। और जो सूबे सिंह है वो उसके इस ख्याल में बाधक बन रहा था, समस्या बन रहा था। सुकिया और मानव दिन रात काम में जुटे थे, फिर भी हर महीने वे ज़्यादा कुछ बचा नहीं पा रहे थे। पिछले दिनों उन्होंने दुगनी ईंटें पाथी थी। उनके उत्साह में कोई कमी नहीं थी। एक ही उद्देश्य था, पक्की ईंटों का घर बनाना है। इसलिए सूबे सिंह की ज्यादतियों को वे सहन कर रहे थे। लेकिन एक तड़प थी दोनों में जो उन्हें संभाले हुए थी, और ये एक विचार कि उन्हें अपने पक्की ईंटों का एक घर बनाना है। इस वजह से वो सूबे सिंह द्वारा दिए गई हर एक प्रताड़ना को वो उनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे। अब वो इतनी मेहनत से काम कर रहे थे, कोई लीनियंसी नहीं, टाइम पे कोई मजदूरी नहीं, और उनको परेशान किया जा रहा था। और लेकिन उन्होंने अपने उत्साह में बिल्कुल भी कमी नहीं रखी। सूबे सिंह नित्य नए बहाने ढूंढ लेता था। रोज वो एक नया बहाना ढूंढता परेशान करने का, उन्हें तंग करने के लिए। एक शीत युद्ध जारी था, यानी सामने से ना कोई हाथापाई है, ना किसी तरीके से वर्बल जो है लड़ाई चल रही थी। शीत युद्ध का मतलब होता है अंदर ही अंदर हर कोई प्लान करके एक दूसरे पे वार कर रहा था, तो वो शीत युद्ध है वो जारी था उनके बीच। सुकिया ने से ईंट पाथने का सांचा वापस ले लिया गया था। सुकिया से जो है अब ईंट पाथने वाला जो सांचा होता है उसे ले लिया गया। उसे भट्टे की मोरी का काम दे दिया गया, और मोरी का काम जो है सबसे खतरनाक काम होता है। ये शुरू में बात हो चुकी है। सबसे खतरनाक जो है, जो कि जहाँ पर जीवन को भी खतरा रहता है। मोरी का काम खतरनाक था। मानो डर गई, लेकिन सुकिया ने उसे हिम्मत बंधाई। काम से क्यों डरना?
सुकिया का साचा जसदेव को दे दिया गया और सुकिया से जो उसका साचा ले लिया गया था वो अब जसदेव को दे दिया गया। साचा मिलते ही जसदेव के रंग बदल गए थे। वह मानो पर हुक्म चलाने लगा था, मानो चुपचाप काम में लगी रहती थी। और इस तरीके से जसदेव भी जो है अपने रंग बदलते हुए दिखने लगा। सुकिया से छीना गया साचा जसदेव को मिला और जसदेव के रंग ढंग बदल गए और जसदेव जो है मानो पर अब हुक्म चलाने लगा था। कल तड़के ईंट पाथनी है, ईंटें हटाकर जगह बना दे। जसदेव आदेश देकर अपनी झोपड़ी की ओर चला गया और इस तरीके से अब वो आदेश देने लगा और कहने लगा कल ईंटें तड़के ही पाथनी है और ईंटें हटाकर जो है जगह बना दे। मानो ने पाथी ईंटों को दीवार की शक्ल में लगा दिया था। कच्ची ईंटों को सुखाने के लिए 2 खड़ी 2 आड़ी ईंटें रखकर जालीदार दीवार बना दी थी। ईंट पाथने की जगह खाली करके ही मानो लौट कर झोपड़ी में आ गई थी। हैंडपंप पर भीड़ थी। सभी मजदूर काम खत्म करके हाथ मुंह धोने के लिए आ गए थे। सुबह होने से पहले ही मानो उठ गई थी। उसे काम पर जाने की जल्दी थी। चारों तरफ अंधेरा था। सुबह होने का वह इंतजार करना नहीं चाहती थी। उसने जल्दी जल्दी सुबह के काम निपटाए और ईंट पाथने के लिए निकल पड़ी और इस तरीके से वो अपने रूटीन को पूरे नियम के साथ फॉलो कर रही थी, क्योंकि वो दिन रात एक मेहनत करना चाहती थी, क्योंकि उसको अपना घर बनाना था और यही विचार जो है उसे बांधे हुए था, उसको अपने काम को नियम से करवाता था। सूरज निकलने में अभी देर थी। जसदेव से पहले ही वे काम पर पहुंच जाती थी। जसदेव बाद में पहुंचता, लेकिन उससे पहले ही सूरज निकलने से पहले ही जो है मानो जो है काम पर पहुंच जाती। इक्का दुक्का मजदूर इधर उधर दिखाई पड़ रहे थे। वह तेज कदमों से ईंट पाथने की जगह पर पहुंच गई थी। वहां का दृश्य देखकर अवाक रह गई थी। जैसे ही वो वहां पर पहुंचती अपने काम की जगह पर, ईंट पाथने की जगह पर, तो वहां कुछ अलग ही नजारा था जिसे देखकर वो हैरान हो जाती है। सारी ईंटें टूटी फूटी पड़ी थी, जैसे किसी ने उन्हें बेदर्दी से रौंद डाला था। ईंटों की दयनीय अवस्था देखकर उसकी चीख निकल गई। वह दहाड़े मार मार कर रोने लगी। आवाज सुनकर मजदूर इकट्ठा हो गए। सारे दिन की मेहनत, बहुत समय की मेहनत, जिसको ईंटें बनाकर पकाकर और उनको सलीके से लगाना, और वही उनकी मजदूरी थी और वही उनकी मजदूरी बनती और सारी ईंटें जो है रौंदी पड़ी हुई थी, टूटी पड़ी थी। और ये देखकर जो है मानो हैरान हो जाती है, अवाक रह जाती है। वो दहाड़े मार मार कर रोने लगती है। जितने मुंह उतनी बातें, सब अपनी अपनी अटकलें लगा रहे थे और ये सारा जो सीन दिख रहा था कि सारी ईंटें रौंदी पड़ी हुई थी, टूटी फूटी पड़ी थी, जिसे देखकर मानो जो है दहाड़े मार मार कर रोने लगी और उसकी रोना और चीख को सुनकर जो है वहाँ पे सारे मजदूर इकट्ठा हो गए। जितने मुंह उतनी बातें, सब लोग अलग अलग अपनी तरीके की बातें कर रहे हैं कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ, किस कारण से हुआ। रात में आंधी तूफान भी नहीं आया था, ना ही किसी जंगली जानवर का ही ये काम हो सकता है। कई लोगों को कहना था कि किसी ने जानबूझकर ईंटें तोड़ी हैं और ये सब सूबे सिंह की प्रताड़ना, यानी कि एक मजदूर को परेशान करने के उसके तरीके थे। मानो जो कि उसके जाल में नहीं फंस रही थी, इसकी वजह से उसको परेशान किया जा रहा था। यहाँ पर मानो का हृदय फटा जा रहा था। टूटी फूटी ईंटों को देखकर वह बौरा गई थी। एकदम से वो पगलाई सी हुई हो गई थी, क्योंकि उसने इतनी मेहनत की थी और उसकी मेहनत को पानी में फिरते हुए देख रही थी और उसको ये चीज़ जो है बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं हो रही थी, बिल्कुल भी ये बात को वो अपने आप को समझा नहीं पा रही थी। जैसे किसी ने उसकी पक्की ईंटों के मकान को ही धराशायी कर दिया हो। और ऐसा लग रहा था, वो ऐसा रो रही थी, ऐसा उसको ये चीज़ बुरी लगी, जैसे लग रहा था कि उसकी बनी बनाया एक घर जो कि पक्की ईंटों का है, वो किसी ने धराशायी कर दिया हो, गिरा दिया हो। जसदेव काफ़ी देर बाद आया था। वह निरपेक्ष भाव से चुपचाप खड़ा था। जसदेव कुछ देर बाद आया और वो बिना किसी भाव के, किसी भी पक्ष में ना होकर वह निरपेक्ष भाव से चुपचाप वहाँ खड़ा था, जैसे इन टूटी फूटी ईंटों से उसका कुछ लेना देना ही ना हो। लेकिन कहीं ना कहीं वो भी इन चीज़ों में शामिल था और वो ऐसा बिहेव कर रहा था, ऐसा लग रहा था वो टूटी फूटी ईंटों से उसका कोई लेना देना नहीं है। सुकिया भी हो हल्ला सुनकर मोरी का काम छोड़कर आया। ईंटों की हालत देखकर उसका भी दिल बैठने लगा। उसकी जैसे हिम्मत ही टूट गई थी। वह फटी फटी आंखों से ईंटों को देख रहा था। सुकिया को देखते ही मानो और जोर जोर से रोने लगी। जैसे ही सुकिया जो है मोरी से वापस आता है और देखता है कि ये क्या हो गया है यहाँ पर, तो सुकिया को देखते ही मानो और भी जोर जोर से रोने लगती है। सुकिया ने मानो की आंखों से बहते तेज अंधड़ों को देखा और उनकी किरकिराहट अपने अंतर मन में महसूस की। जो सुकिया है, उसने जब मानो की आंखों से बहते तेज आंसुओं को देखा तो उसकी किरकिराहट, यानी कि उसके आंसुओं को देखकर उसकी आंखों में, या फिर उसको जो तकलीफ हो रही थी, किरकिराहट से यहाँ मतलब उसको जो तकलीफ हो रही थी,
उसके अंतर मन में उसको अंदर ही अंदर महसूस हो रही थी वो तकलीफ। सपनों के टूट जाने की आवाज़ उसके कानों में को फाड़ रही थी। और ये जो आवाज़ है, यानी कि मानो का रोना, ये बता रहा था कि उसका पूरा सपना टूट गया है। और उस सपने के टूटने की जो कराहने की आवाज़ है उसके कानों में पड़ रही थी और उसके कानों को फाड़ रही थी। असगर ठेकेदार ने साफ कह दिया था कि टूटी फूटी ईंटें हमारे किस काम की हैं। और इस तरीके से ठेकेदार, जो कि सूबे सिंह से मिला हुआ था, क्योंकि मानो को और सुकिया को उन्हें प्रताड़ित करना था, परेशान करना था, क्योंकि मानो जो है सूबे सिंह के जाल में नहीं फंस रही थी। और इस तरीके से असगर ठेकेदार उसके दिखाए हुए रास्ते पर चल के कह रहा था कि टूटी फूटी ईंटों से हमारा कोई लेना देना नहीं, इनकी मजदूरी हम नहीं देंगे। असगर ठेकेदार ने उनकी रही सही उम्मीदों पर भी पानी फेर दिया। और असगर ठेकेदार ने यह बात बोलकर, जो उनकी उम्मीद है कि कुछ तो पैसा मिल जाएगा, लेकिन ठेकेदार ने यह बात साफ कर दी कि टूटी फूटी ईंटें जो है उनके किसी काम की नहीं है, तो इसलिए इनका कोई पैसा नहीं मिलेगा। और उसकी उम्मीद पर यह कहकर पानी फेर देता है। मानो ने सुकिया की ओर डबडबाई आंखों से देखा। सुकिया के चेहरे पर तूफान में घर टूट जाने की पीड़ा छलछला आई थी। तो जो सुकिया है उसके चेहरे पे तूफान में घर टूट जाने, जिस तरीके से तूफान आता है, जिस तरीके से तूफान आए और घर पर कोई असर हो जाता है, कुछ नकारात्मक, जिससे कि घर को कोई नुकसान पहुंच जाए, तो उसी नुकसान को देखकर जो दिल दहलता है या पीड़ा होती है वो छलछलाई थी उसकी आंखों में। उसे लगने लगा था जैसे तमाम लोग उसके खिलाफ हो चुके हैं, तरह तरह की बाधाएं उसके सामने खड़ी की जा रही हैं। वहाँ रुकना उसके लिए अब कठिन हो गया था। और ये बात उसको समझ में आ गई थी कि जैसे उसे महसूस हो रहा था कि ज़्यादातर लोग जो हैं उसके खिलाफ हो गए, क्योंकि सूबे सिंह जो है वो उसको परेशान तो करना ही चाहता था, ठेकेदार उसके कहे पर चलता था, जसदेव जो कि उसका साथ देता था वो भी अब जो है अपने नज़रिए बदल चुका था, और मजदूर वर्ग जो बाकी है, हर कोई अपना जीवन चला रहा है किसी तरीके से, मेहनत करके 2 वक्त की रोटी खाने के लिए, पेट पालने के लिए, तो कोई कैसे साथ दे देता। और इस तरीके से पूरा का पूरा माहौल जो है उसे खिलाफ दिख रहा था, और उसे ये लगने लगा था कि अब यहाँ रुकना उसके लिए कठिन होता जा रहा है। उसने मानो का हाथ पकड़ा, चल, ये लोग हमारा घर ना बनने देंगे। पक्की ईंटों के मकान का सपना उनकी पकड़ से फिसल कर और दूर चला गया था। और आज ये जो हरकत हुई है उससे उनको ये पता लग गया था कि ये सपना जो है उनके हाथों से फिसल कर और भी ज़्यादा दूर हो गया है। भट्टे से उठते काले धुएं ने आकाश तले एक काली चादर फैला दी थी। सब कुछ छोड़कर मानो और सुकिया वहाँ से चले गए। और ये सब होने के बाद सुकिया ने मानो का हाथ पकड़कर वहाँ से, वो दोनों ये सब कुछ छोड़कर वहाँ से चले गए, एक खाना बदोश की तरह। वो खाना बदोश जो एक जगह टिकते नहीं है, उसी तरीके से मानो और सुकिया जो है वो खाना बदोश हो गए थे, जो एक जगह टिक नहीं पा रहे थे और लोग उन्हें टिकने नहीं दे रहे थे, उन्हें अपना सपना जो है संजोने नहीं दे रहे थे। एक खाना बदोश की तरह जिन्हें एक घर चाहिए था रहने के लिए। पीछे छूट गए थे कुछ बेतरतीब पल, पसीने के अक्स जो कभी इतिहास नहीं बन सकेंगे। खाना बदोश जिंदगी का एक पड़ाव था यह भट्ठा, यानी कि ये खाना बदोश ज़िंदगी की एक जगह छोड़कर दूसरी जगह आए और वहाँ पर भी जो माहौल हुआ है, जो सिचुएशन हुई है, ये इसका एक पड़ाव बना, भट्ठा। सुकिया के पीछे पीछे चल पड़ने से पहले मानो ने जसदेव की ओर देखा था। जब सुकिया और मानो वहाँ से जा ही रहे थे तो सुकिया के पीछे पीछे चलते हुए मानो ने जसदेव की ओर मुड़कर देखा। मानो को यकीन था कि जसदेव उनका साथ देगा। मानो को ऐसा लग रहा था कहीं ना कहीं कि जसदेव उनका साथ देगा, लेकिन जसदेव को चुप देखकर उसका विश्वास टुकड़े टुकड़े हो गया था। मानो के सीने में एक टीस उभरी थी और उसको ये धोखा देखकर कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसको बहुत ज़्यादा दुख हुआ। एक तो उसकी मेहनत पानी में फिर गई, दूसरा उसका सपना टूट गया, और उसके साथ ये जो बुरा व्यवहार हुआ, और जसदेव का इस तरीके से जो दोस्ती के साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जसदेव ने जो व्यवहार किया, जिस तरीके से पहले दिन मानो के लिए वो लड़ा, लेकिन उसके बाद उसने अपना व्यवहार बदल दिया, अपने विचार बदल दिए। मानो को कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि जसदेव उसका साथ देगा, लेकिन उसका ये विश्वास जब टूटा तो वो विश्वास टुकड़े टुकड़े हो गया और मानो के सीने में एक टीस सी उभरी। सर्द सांस में बदल कर मानो को छलनी कर गई थी। उसके होंठ फड़फड़ाए थे कुछ कहने के लिए। वो इस धोखे को सह नहीं पा रही थी और वो कहना चाहती थी कुछ जसदेव से, लेकिन शब्द जो है घुट कर रह गए थे। पर बहुत कुछ सोचकर वो चीज़ें नहीं बोल पाई। सपनों के कांच उसकी आंखों में किरकिरा रहे थे। वे भारी मन से सुकिया के पीछे पीछे चल पड़ी थी।
अगले पड़ाव की तलाश में, एक दिशाहीन यात्रा पर, जहाँ यानी कि वो सुकिया जो है उसको वहाँ से ले जाता है, क्योंकि ये माहौल जो है अगर और दिन रहते तो उनको इसी तरीके से परेशान किया जाता, और अगर वो परेशान नहीं होते या फिर जवाब नहीं देते तो उसके साथ भी वही हाल होता जो किसनी के साथ हुआ, और मानव का जीवन भी बर्बाद हो जाता। और इस तरीके से ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए सुकिया जो है मानव को वहाँ से लेकर चला जाता है एक दिशाहीन यात्रा पर। दिशाहीन यात्रा पर क्योंकि ना उनके पास ना कोई काम था, ना कोई जगह थी, ना कोई ठिकाना था। जहाँ कुछ मिल जाता वहीं रुक जाते, वहीं ठहर जाते, फिर वहीं से सपने देखना शुरू करते और एक नई शुरुआत करते, और एक नए पड़ाव की तलाश में वो फिर से निकल पड़ते हैं। और ये भारी मन से सुकिया के पीछे पीछे मानो चल पड़ती है। और जसदेव का इस तरीके से जो व्यवहार था, जो धोखा देने वाला व्यवहार था, वो उसको सह नहीं पा रही थी और वो कुछ बोलना चाह रही थी पर वो अपने आप को रोक लेती है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि मजदूर वर्ग को किस तरीके से अपने समृद्ध होने के कारण आप अपना यहाँ पर देखेंगे कि एक अमीर वर्ग जो है, जो समृद्ध है, जिसके पास सब कुछ है, वो मजदूरों को अपने इशारों पे नचाना चाहता है, सिर्फ इस बेसिस पर कि उनके पास पैसे हैं और वो मालिक हैं। और इस वजह से जो मजदूर वर्ग है उसके पास भी सपने होते हैं, मेहनत कर रहे हैं, और मेहनत करके वो अपना घर बना के अपने जीवन को बड़ी शालीनता से प्यार से जीना चाहते हैं अपने परिवार के साथ। लेकिन लोग जो है इस तरीके से एक मजदूर वर्ग के जीवन को यातना भरा बना देते हैं, पीड़ा देते हैं, उन्हें परेशान करते हैं, और उनकी मेहनत के लिए उनको ये अंजाम मिलता है। तो लेखक जो है बड़े ही अच्छे ढंग से खानाबदोश पाठ के माध्यम से यहाँ पे मजदूर वर्ग की जो पीड़ा है उसको दिखाते हुए नजर आते हैं। खानाबदोश जैसे कि खानाबदोश का अर्थ है जो एक जगह नहीं रहते हैं और जहाँ रहते हैं टिकते हैं, वहीं पर अपने जीविका का इंतज़ाम करते हैं, वहीं रहते खाते हैं, फिर जगह बदल लेते हैं। यहाँ पर सुकिया और मानो के साथ ऐसा होता है कि इन्हें जगह छोड़नी पड़ती है, हालातों को देखकर, हालातों के मद्देनज़र उन्हें छोड़ना पड़ता है, और एक दिशाहीन यात्रा पर निकलते हैं। दिशाहीन यानी जिसकी कोई दिशा ना हो, उनके पास कोई काम नहीं है, उनके पास जान पहचान नहीं, कोई रेफरेंस नहीं होते मजदूर वर्ग के पास कि अब कोई फ़ोन करेगा, रेफरेंस देगा, काम दे दिया जाएगा। अब ये जाएंगे इधर उधर, इन्होंने काम ढूंढना है, और काम मिलेगा कब तक नहीं मिलेगा, मिलेगा भी तो क्या माहौल होगा, मजदूर वर्ग को किस तरीके से प्रताड़ित किया जाता है या फिर शोषित किया जाता है, ये हमने इस पाठ में पढ़ा ही है। तो इसलिए वो दिशाहीन यात्रा पर निकला है। देखते हैं आगे जो खानाबदोश होता है या फिर उनका जीवन जो है इसी तरीके से यूं ही चलता रहता है, उनको भी जो है इन गंदी परिस्थितियों से निकलना पड़ता है, अपनी इज्जत को ध्यान में रखते हुए, अपने सपनों को बचाते हुए, और अपने जीवन को अपने परिवार के साथ शालीनता से जीने के लिए। तो आई होप कि आपको यहाँ पे चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चैप्टर बहुत लेंदी था, लेकिन यहाँ पर चीज़ें जो है हमें 1 to 1 वर्ड टू वर्ड जो है चीज़ें समझ में आ जाए, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पर हमने पूरी कोशिश की आपको कि वर्ड टू वर्ड चैप्टर को समझा दिया जाए, क्या मतलब है, जहाँ पर जो है बहुत गहरी बात भी करते हुए अगर लेखक नज़र आ रहे हैं तो इस तरीके से अगर चैप्टर आपको हेल्प कर रहा है, यूज़फुल लग रहा है, तो ज़रूर इसे